अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल रिक्वेस्टेड नावल जानम आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है रिहा शाह ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। सुबह उसकी आंख खुली तो खुद को एक अजीब सी वीरान सी जगह पर पाया, जहाँ किसी को ना पाकर उसकी सांसें अटकी थीं। सर दर्द से दुख रहा था और याद करने पर भी कुछ याद नहीं आ रहा था। जिस्म में इतनी सकत नहीं थी कि वो उठकर बैठ सकती। इससे पहले वो कुछ सोचती समझती कोई अंदर दाखिल हुआ था। उसने जल्दी से आंखें बंद की। वो जो कोई भी था ऐसा से उसके पास आकर बैठा था और अब वो उसकी नज़रें खुद पर अच्छे से महसूस कर रही थी। तभी उसे लगा कोई ठंडा लम्स उसके पैरों को छू रहा है। उससे ये नाटक मजीद नहीं हो रहा था, क्योंकि वो जो कोई भी था अपने ठंडे हाथ उसके पैरों से लगा रहा था। वो डर रही थी, मगर इसमें इतनी सकत भी थी कि वो चीख चला सके। बेबी, आंखें खोलो ना। उसकी गर्दन पर उंगली फेरते उस आदमी ने सरसराते लहजे में उसके कान में सरगोशी की और उसका कान अपने लबों में दबाया। एक सिसकी थी जो उसके लबों से निकली थी। उसने बेसाख्ता अपने लबों पर हाथ रखा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उस आदमी ने झुककर उसकी आंखों पर अपने होंठ रखे और फिर नाक और गाल से होता वो उसके लबों तक आया और उसका हाथ लबों से हटाना चाहा, मगर उसने फौरन से अपने हाथों से उसका हाथ रोका था। कौन हो तुम? दूर रहो मुझसे, वो मिनमिनाई, मगर इससे पहले ही वो उसके नाजुक लबों को अपनी सख्त गिरफ्त में ले गया था। वो ऐसा ऐसा उसके होंठों का जाम अपने अंदर उड़ेल रहा था। उसका दूसरा हाथ उसके जिस्म पर चल रहा था और वो तकलीफ से तड़प रही थी। इरहा बेबी, मेरी दुनिया में खुशाम। उसकी शहरत पर लब रखते वो उससे दूर हुआ तो कई आंसू उसके गाल को भगोते चले गए। अरे, रो क्यों रही हो? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। मुझे मुझे कुछ मत करना, देखो प्लीज़। उसके हाथ अपनी तरफ बढ़ते देख उसने इल्तजा की थी। जानना नहीं चाहोगी कौन हूँ मैं, जो तुम्हारे जिस्म जान का मालिक बन बैठा है? उसके होंठों पर अंगूठा फेरते वो पुर इसरार सा मुस्कुराया था। कौन हो तुम? अपना आप उससे छुड़ाते उसने हकलाते सवाल किया तो सामने वाले की शातिर निगाहों में एक तपश सी लपकी थी। बता दूं कौन हूँ मैं? उसके कान के करीब झुकते उसने सरगोशी के से अंदाज में पूछा तो वो फौरन सर हाँ में हिला गई थी। इतनी भी क्या जल्दी है? वैसे दिल तो कर रहा है कि अभी तुम में समा जाऊं, मगर बिना निकाह के शायद तुम पर अपना हक जमाना कुछ खास मज़ा नहीं देगा। मैं चाहता हूं तुम भी मुझसे वैसे ही मोहब्बत करो जैसे मैं तुमसे करता हूं, मगर तुम तो मुझसे मोहब्बत ही नहीं करती। उसका चेहरा मुट्ठी में दबोचे वो सख्त लहजे में बोला तो इरहा को लगा उसकी सांस रुक जाएगी। अब तुम तब तक यहाँ कैद रहोगी जब तक तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना हो जाए। और हाँ, वो अपनी जगह से खड़े होते एकदम रुका। तुम्हारे माँ बाप और वो बेचारा मंगेतर बहुत परेशान हैं। अगर उन्हें देखना है और यहाँ से निकलना है तो तुम्हें खुद को मुझे देना होगा। मैं तुम्हारे जिस्म जान का जब मालिक बन जाऊँगा और तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, उसी दिन तुम अपने माँ बाप का चेहरा देख सकोगी। अब चाहे इस सब में तुम्हें दिन लगे, हफ्ता लगे, महीना या साल, हो सकता है इतने वक्त में तुम्हारे माँ बाप मर जाएं और तुम उन्हें देख ना सको। कुछ भी हो सकता है, मगर इतना याद रखना, मेरी दुनिया से अब रिहाई मुमकिन नहीं। उसके लबों को छूता वो जैसे आया था वैसे ही चला गया और उसके जाते ही वो सिसक उठी थी। पूरा घर सोग में डूबा हुआ था। कल जहाँ शादी के शादियाने बजने थे वहाँ आज मातम का सा समा था। मेरी बच्ची को लेकर आए शम्स साहब, कैसे भी करके लाएं। कहाँ से लाऊं मैं बख्त? कहाँ से अगवा हुआ है उसका, ज़बरदस्ती लेकर गए हैं, कोई मुतालबा भी नहीं। हवा और पुलिस ढूंढ रही है उसे। वो खुद टूट फूट का शिकार थे, अपनी बीवी को कहाँ से तसल्ली देते। अम्मी, वो मिल जाएगी, आप परेशान ना हो। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो गई तो? सिद्रा की बात पर उन्होंने अपना सर पकड़ा। सब बर्बाद हो गया, सब माशरा थूकेगा हम पर। मेरी बच्ची को जिंदा दरगोर कर देगा ये माशरा। क्या गलती थी उसकी, क्यों उसके साथ ऐसा हुआ? मुझे मेरी बच्ची ला दो, कोई खुदा का वास्ता है, मुझे मेरी बच्ची ला दो। वो रोती सिसकती जा रही थी। अपनी हालत ख़राब कर ली थी, मगर वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। वो सब बेबस थे। सिद्रा माँ को अंदर लेकर जा, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, शायद कोई सुराग मिला हो। अब्बा, सफ़ीर भाई कैसे हैं? अब पागल हो गया है, ढूंढता फिर रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आता कुछ भी। अगर मैं भी हार मान गया, टूट गया, तो मेरी बेटी कभी नहीं मिल पाएगी। आप परेशान ना हो, आप देखना जल्द आ जाएंगी आप ही। उन्हें तसल्ली तो दी थी, मगर उसका अपना खुद का दिल रो रहा था, क्योंकि उनकी खुशियों को नज़र लग गई थी। कमरे में लाल रंग की हल्की सी रोशनी फैली हुई थी जो माहौल को रोमानवी बना रही थी। बिस्तर पर लेटे जमील ने मखमूर आंखों से सामने देखा, जहां ड्रेसिंग के सामने वो हसीना खड़ी थी। वो आहिस्ता से कदम बढ़ाती उसकी जानिब बढ़ी। इससे पहले वो अगला अमल करता, बजते फ़ोन ने उसका मूड ख़राब किया था। वो बदमिजाज सा अंदर कमरे में दाखिल हुआ तो सामने उसे दो सोफ़े पर विराजमान पाया। एक हाथ सोफे की पुश्त पर फैलाए वो दूसरे हाथ से सिगरेट पी रहा था। आ गए इस तवाइफ के पास से, गंदगी करके। उसके लहजे में जमील के लिए हकारत ही हकारत थी। बॉस, वो उसने कुछ कहना चाहा, मगर वो हाथ के इशारे से उसे रोक गया।
कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, ये जो कुत्ते तुम्हारी मालकिन को ढूंढ रहे हैं इनका मुंह बंद करवाओ। जी किंग ताबेदारी का मुजाहरा करते वो उल्टे कदमों वापस हुआ था, मगर चेहरे के तासरात से साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसकी रंगीन रात की बर्बादी उसे पसंद नहीं आई थी। क्या हुआ, इतना क्यों लटका हुआ है? वो बाहर आया तो सुबहान की बकवास ने उसका दिमाग ख़राब किया था। कितनी मुश्किल से हाथ आती है वो, और किंग के इस मसले की वजह से सुकून भी नहीं ले सका मैं। उसका मूड ठीक ठाक ख़राब था। रिलैक्स, एक बार ये मसला हल हो जाए फिर तो मौज ही मौज। और वैसे भी ऐसा तो पहली बार हुआ है कि अपने बॉस को कोई पसंद आई हो। हाँ पसंद आई, वो भी एक पुलिस अफसर की होने वाली बीवी। अबे वो एक नया ऑफिसर बना है, उसकी पहुंच इतनी नहीं जितनी अपने बॉस की है। वो पाताल में भी चले जाएगा तब भी नहीं ढूंढ पाएगा अपनी मंगेतर को। सुबहान के लहजे में गरूर था उसकी बात पर। जमील सर झटक कर कुर्सी पर बैठ गया। मूड तो सारा ख़राब ही हो चुका था। चलना यार, मूड तो ख़राब मत कर, उसके कंधे पर हाथ मारते सुबहान ने कहा। तो वो बस सर हिला गया। अब क्या बताता, इस एक रात के लिए कितने पैसे वो देकर आया था? कुछ खाएगा या बस यूं ही मुंह फुलाकर बैठा रहेगा? मैंने लाख से ऊपर दिए थे उससे मिलने के लिए और सब बर्बाद हो गया। तू जानता है ना अपना काम, फिर भी तो बता मैं क्या करूं, किसके पास जाऊं? शादी कर ले। सुबहान के मशवरे पर उसके आग लगी थी, मगर कुछ बोलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ था। वैसे जमील, तूने कभी सोचा है कि किंग आखिर दिखता कैसा होगा? नहीं, पहले सोचता था मगर फिर इस चीज़ को सोचना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे चिढ़ होने लगी थी। वो काम करता है और काम मांगता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वैसे भी जैसे उसका मास्क है सख्त, वैसे ही उसका दिल है पत्थर जैसा। मुझे इस मामले में तो मोहब्बत कहीं से नहीं लगती। वो ना जाने कितने सालों से उसके काम कर रहा था और किंग के साथ था। अपने तजर्बे की बुनियाद पर वो ये सब कह रहा था। लगता तो मुझे भी यही है, मगर वो किंग है, उसका हर कदम ऐसा होता है कि इंसान की सोच भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। देखते हैं अब ये कौन सा धचका हमें लगने वाला है। खुद को तैयार कर लो अब। लैपटॉप ऑन करता वो अपने काम में मगन हो गया तो सुबहान ने अपना काम शुरू किया था। इस छोटे से कमरे में उसका दम घुट रहा था। जिंदगी ने कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था, उसका तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। आज से उसकी शादी शुरू होने वाली थी। ढोलकी, मायूं, मेहंदी, निकाह, मगर किस्मत ने जैसा खेल खेला था, चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। हाथ की पूंछ से अपना चेहरा साफ करते उसने सामने टेबल पर रखे खाने को देखा था। कल से वो भूखी थी, उसका दिल तक नहीं कर रहा था वो कुछ खाए, इसलिए वापस से घुटने में मुंह देकर वो सिसकी। अपने जिस्म पर उस आदमी का रेंगता हाथ उसे अभी तक महसूस हो रहा था। उसे यहाँ से फरार चाहिए था हर हाल में। जिंदगी कितनी पुरसुकून थी। वो अपने माँ बाप और बहन के साथ अपने छोटे से घर में रहती थी। जब सफ़ीर उसकी ज़िंदगी में आया, उसके माँ बाप को वो इतना पसंद आया कि उन्होंने लम्हा नहीं लगाया उसका रिश्ता तय करने में। उनकी मंगनी 2 साल से थी। इस दौरान उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली और अब उनकी शादी थी। मगर जिस दिन उसे पार्लर जाना था अपने लिए, उसी दिन पार्लर से निकलते ही उसे किसी ने अगवा कर लिया और वो उसी दिन से यहाँ थी। वहशत, तकलीफ़, अजियत क्या कुछ नहीं था जो वो इस वक्त महसूस कर रही थी। उसने हिम्मत करके खुद को संभाला और उठकर कमरे का जायज़ा लिया था। चारों ओर नज़रें दौड़ाने के बावजूद उसे कुछ नज़र नहीं आया तो मायूस होकर वो अपनी जगह आकर बैठी थी। या अल्लाह, मुझे यहाँ से निकाल खुदा के लिए। गिड़गिड़ाते रोते वो फरियाद कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला था और वो मास्क वाला एक बार फिर कमरे में दाखिल हुआ था। अभी तक भूखी बैठी हो, क्या मरने का इतना शौक है? उसके पास बैठते किंग ने खाने की प्लेट को देखा था। हाँ मरना है मुझे, क्योंकि यहाँ से निकलकर तो वैसे भी पल पल मरना है, तो आज ही सही मार दो मुझे, नहीं रहना मुझे यहाँ, मार दो। उसका हाथ अपनी गर्दन पर रखते हुज़ैयानी अंदाज में चीख रही थी। किंग ने बगौर उसका ये रद्द-ए-अमल देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। ऐसे कैसे मरने दूँ? अभी तो मरने नहीं दे सकता, पहले तुम्हें अपना बनाना है। उसके बिखरे बाल एक तरफ करते वो खबासत से हंसा था। नफरत है मुझे तुमसे, समझ आई? दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसके सीने पर हाथ मारते वो चिल्लाई तो किंग ने एक नज़र उसके रोते सिसकते वजूद को देखा। उसकी आंखों से अजीब सी तपिश निकल रही थी। तो तुम्हें मुझसे नफरत है? आंखों में सुलगती आग जैसे जज्बात लिए वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर बोला तो उसने फ़ौरन से हाँ में सर हिलाया। तो बस अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, बस थोड़ा इंतज़ार, फिर तुम पछताओगी अपने लफ्ज़ों पर। उसका मुंह मुट्ठी में दबोचे वो गुर्राया था। इससे पहले मैं मरना पसंद करूंगी। उसकी आंखों में आंखें डाले वो दू बदू बोली तो किंग ने एक झटके से उसका चेहरा छोड़ा और वहां से निकलता चला गया। गाड़ी के सायरन की आवाज़ चारों ओर गूंजी तो सारा अहलकार अलर्ट हो गए थे। सर आगे हैं, जल्दी करो। सब लोग अपनी अपनी जगह पर आकर खड़े हुए थे। तभी एक गाड़ी स्टेशन की हदूद में दाखिल हुई तो सबने एक साथ सैल्यूट किया। एक एहलकार ने आगे बढ़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वो गाड़ी से बाहर निकला था। ब्लैक कलर की पैंट पर ब्लैक लेदर की जैकेट पहने, आंखों पर ग्लासेस लगाए वो पूरी शान से सामने आया तो सब के हाथ एक साथ माथे तक गए। सलाम सर। सबको इशारे से जवाब देता वो आगे बढ़ गया और उसके अंदर आते ही एक तरफ खड़ा सफ़ीर उसके पीछे लपका था। सर सर प्लीज़ मेरी बात सुने सर। उसकी पुकार पर आगे बढ़ने वाले के कदम रुके थे। उसने गर्दन मोड़ बगौर उस वर्दी में मौजूद अपने नई भर्ती होने वाले ऑफिसर को देखा था जिसके चेहरे पर परेशानी के तासरात थे। सर
वजदान प्लीज़ मेरी बात सुने प्लीज़। वो उसके पास आकर गिड़गिड़ाया तो वजदान के माथे पर बलों का इजाफा हुआ। यूं गिड़गिड़ाना एक पुलिस वाले को जेब नहीं देता, अंदर चलो, उसे कहते वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया तो वजदान उसके पीछे आया था। कहो कैसा मसला हुआ है? सर मेरी मंगेतर लापता है सर, मैंने हर मुमकिन तरीके से उसे ढूंढने की कोशिश की मगर कोई सुराग नहीं मिल सका। एक ऑफिसर होकर इतने बेबस नहीं हूँ सर, बस मजबूर हूँ। उसकी इज्जत पर आँच आई तो उसके घर वाले मर जाएंगे, तो बेहतर यही है उसे वापस ना ढूंढो। अब तक ना जाने उसके साथ क्या कुछ हो चुका होगा। वो बेरहम था, सब जानते थे। उसकी शर्मई आंखों में कई राज पोशीदा थे। सर उसे धचका नहीं लगा था इस बात पर, मगर वो फिर भी सहम सा गया था। मुझसे क्या चाहते हो आप? इस केस को देखें, वो इल्तजा कर रहा था और फिर कुछ देर इन आंखों के सामने वाले को जांचा था। ठीक है, मुझे अपनी मंगेतर की सारी डिटेल्स दो, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। इतना कहते उसने अपनी फाइल ओपन कर ली। ये इशारा था कि अब वो जा सकता है, इसलिए वो खामोशी से उठकर वहाँ से निकल गया। चेहरे पर हुज़्न मलाल छाया हुआ था। उसके जाते ही वजदान ने नज़र उठाकर दरवाजे की जानिब देखा और फिर फ़ोन निकालकर उसने एक मखसूस नंबर मिलाया था। हेलो सबूर, मुझे इंस्पेक्टर सफ़ीर की सारी मालूमात चाहिए। कोई ऐसा पहलू ना हो जो हमसे छुपा रह सके, आई समझ? जी बॉस, हो जाएगा। सबूर के जवाब पर उसने सर हिलाकर फ़ोन बंद किया था। आंखों में कई सोच के पहलू उभरे थे। आज उसे गायब हुए हफ्ता होने को आया था। जिस घर में शादियाने गूंजे थे वहाँ अब सिर्फ मातम था, आंसू थे। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। बख्त बेगम बीमार होकर बिस्तर से लग गई थी, जबकि शम साहब बेचारे उसे ढूंढने के लिए पागल हो रहे थे। वो बड़ी उम्र के थे, थक रहे थे। सिद्रा ने बेचैनी से सामने कमरे की जानिब देखा जहाँ उसकी माँ बिस्तर से लगी हुई थी। आ जाओ रिहा, प्लीज़ आ जाओ, देखो तुम्हारे बगैर हमारा क्या हाल हो गया है। उसकी तस्वीर देखते वो सिसकी थी। कितनी मोहब्बत थी इन दोनों बहनों में, बचपन से लेकर अब तक। वो ये भी जानती थी कि रिहा को सफ़ीर से मोहब्बत नहीं है, मगर वो फिर भी अपने माँ बाप के लिए कुर्बानी दे रही थी। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ इस सब का? सब कुछ तो बर्बाद हो गया। वो अकेले रह गए। वो खामोशी से एक तरफ बैठी रो रही थी। जब दरवाज़ा बजने पर वो चौंकी थी। इस वक्त कौन आ गया? घड़ी में वक्त देखते वो चौंकी थी और फिर उठकर आंसू साफ करके बाहर आई तो सफ़ीर की आवाज़ उसके कानों से टकराई थी। सिद्रा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो। सफ़ीर भाई। सफ़ीर की आवाज़ सुनकर उसने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो वो अंदर दाखिल हुआ। उसके अंदर दाखिल होते ही सिद्रा ने दरवाज़ा बंद किया था। सफ़ीर भाई, कुछ पता चला रिहा का? इसे बैठते देख वो बेचैनी से पूछ बैठी तो सफ़ीर ने नाम में सर हिलाया। मैंने अपने बड़े ऑफिसर से बात की है सिद्रा, अब देखो क्या होता है। अंकल आंटी ठीक हैं? अब ठीक नहीं है। अम्मी की तो तबीयत नहीं संभल रही। अब्बा भी कोशिश कर रही हैं मगर वो कमज़ोर हैं, नहीं कर सकते। कुछ खो दिया है हमने रिहा को। उसे बताते बताते वो रो दी तो सफ़ीर को समझ नहीं आया वो उसे कैसे चुप करवाए। परेशान नहीं हो, मैंने ऊपर बात की है, देखना वो हमें ज़रूर मिलेगी। उसके कंधे पर हाथ रख सफ़ीर ने उसे तसल्ली दी तो वो सर हिला गई। आप थक गए होंगे, मैं खाना लाती हूँ, फ्रेश हो जाए। अपनी गलती का एहसास हुआ तो शर्मिंदा होती। वो अपनी जगह से उठी थी। सफ़ीर उसकी शर्मिंदगी समझ गया था जब भी खामोशी से सर हिलाकर फ्रेश होने चला गया। जब से रिहा गायब हुई थी वो शाज़ो नादर ही घर जाता था और अब भी वो सुबह से उसके लिए ख्वार हो रहा था। सिद्रा ने उसे खाना लाकर दिया तो चुपचाप खाना खाने लगा। दिमाग बिल्कुल कुछ भी सोचने समझने के काबिल फ़िलहाल नहीं था। सफ़ीर भाई, आप खुद को परेशान मत करें, हल्कान मत करें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आप खुद को थकाओ मत। उसकी टूटी हालत पर सिद्रा को तरस आया था। वो खुद भी मजबूत बनी हुई थी क्योंकि अब माँ बाप का वाहिद सहारा वही थी। इस अंधेरे कमरे में रह रहकर वो रोशनी को भूल गई थी। वो शख्स अभी तक वापस नहीं आया था और वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी। आज उसे यहाँ आए हफ्ता हो गया था और ये गुजरा एक हफ्ता उसके लिए किसी साल से कम नहीं था। अजियत, तकलीफ, रो रो कर अब आंखें भी खुश्क हो गई थी। जिंदा रहना नहीं चाहती थी मगर फिर भी जिंदा रहना था, ये उसकी मजबूरी थी। खाना पानी वक्त पर उसके लिए आ जाता था। वो अभी तक अपने अगवा का मकसद नहीं समझ पा रही थी। वो कोई अमीर तरीन लड़की नहीं थी कि जिसकी दौलत के लिए उसे अगवा किया जाए। ये गुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझती जा रही थी। खाने की ट्रे एक तरफ कर वो अपनी जगह पर आकर बैठ गई और खुद को चादर में छुपा लिया। इस जगह उसके लिए ये ज़रूरत ही थी मगर फिर भी सब अंधेरा था। वो गहरी सोच में थी जब दरवाज़ा खुला था। वो एकदम से सिमटी थी खुद में। उठो, बाहर चलो, किंग का हुक्म है, तुम्हें बाहर लाया जाए। सुबहान की करखत आवाज़ पर वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। सुबहान का चेहरा मास्क से छुपा हुआ था। चादर को अच्छे से लपेटे वो मरे कदमों से उसकी हमरा बाहर आई तो इतने दिनों बाद सूरज की रोशनी देख उसकी आंखें चुंधिया गई थीं। उसने बेख्तियार आंखों पर हाथ रखा। सुबहान ने पीछे मुड़कर उसे देखा तो गहरा सांस भरा। जल्दी करो, फौरन मेरे पीछे आओ, गुस्से से कहता वो आगे बढ़ा तो आहिस्ता से उसके पीछे चलने लगी। अजीब सी सुनसान राहदारी। ये कोई बहुत पुराना सा घर था या कोई इमारत? उसके पीछे चलते चलते वो एक कमरे में दाखिल हुए थे। वो बड़ा सा कमरा जिसके वस्त में एक बड़ी सी टेबल रखी थी और इस टेबल के दूसरे सिरे पर वो विराजमान था जिससे उसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत थी। कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद? सूरज देखकर आहिस्ता से आगे होकर हाथ टेबल पर रखते वो मज़े से बोला।
तो रिहा का दिल किया कि उसके सामने रखी बोतल से उस शख्स का सर फाड़ दे। जवाब नहीं दोगी? उसे आपस में होंठ पे व्यस्त करे देख वो स्पाट लहजे में बोला तो रिहा ने गुस्से से मुंह फेरा। किंग का कहका इस कमरे में गुंजा था। चलो मत जवाब दो, मैं तुम्हें दे देता हूँ जवाब। अपनी जगह से उठते वो आहिस्ता से उसकी जानिब बढ़ा तो उसकी जान खुश्क हुई थी। गैर महसूस अंदाज में उसने अपने कदम पीछे लिए थे, मगर वो ज़्यादा पीछे हो ना सकी क्योंकि वो एक जश्न में उस तक पहुंचकर उसे दीवार से लगा गया था। बहुत वक्त ले लिया, अब निकाह की तैयारी करो, आज शाम निकाह है हमारा। उसके चेहरे पर आई लट को फूंक से पीछे करता वो उसकी जान अपने लफ्ज़ों से निकाल गया था। नहीं करनी तुमसे शादी, मार दो मुझे। उसके सीने पर हाथ मारते वो चिल्लाई तो किंग ने नागवारी से उसे देखा। थोड़ी आवाज़ रात के लिए भी बचा रखो, तब ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत पेश आएगी। जुमैनी अंदाज में कहता वो उसको शर्मिंदा कर गया था। तुमसे नफरत है, थी और रहेगी, कुछ भी कर लो, मगर देखना तुम्हें सज़ा मिल के रहेगी। गुस्से से कहते उसने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद किया था। चलो देखते हैं, तुम भी यही हो और मैं भी। इसी आंखों में आंखें डाले वो चैलेंज देने के अंदाज में बोलता उसे आग लगा गया। सुबहान की हमराही में वापस कमरे में आते आते बहुत कुछ सोच चुकी थी और उसे यहाँ से निकलना था हर हाल में। टेबल पर फाइल फेंकते वो अपनी जगह से उठा तो सबूर भी साथ उठा था। इस केस पर काम करो, मुझे एक काम से जाना है, तो कल तक इसे सवाल करके रखना। सबूर को हदायत देता वो अपने अपार्टमेंट आया था। घर में जैसे ही उसने कदम रखा दिल पर बोझ सा आया था। बिखरा घर, खाली किचन, वो अपने काम में इतना मगन रहता था उसे ज़रा वक्त नहीं था कि वो ये सब कर सके। दूसरा, मेड ने अभी नौकरी छोड़ी थी तो उफ, सारा सामान पैरों से एक तरफ कर वो अलमारी की तरफ बढ़ा था। काम तो उसने करना था नहीं क्योंकि इसे अभी किसी काम से जाना था। अपनी तैयारी मुकम्मल करता वो घर लॉक करता अपनी मंजिल पर रवाना हुआ था। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। उसके सामने दुल्हन का लिबास मौजूद था जिसे उसने खामोशी से उठाया और तैयार होने चल दी। सुबहान उसे खाना देने आया तो उसे दुल्हन के लिबास में देख ठटका था, मगर बोला कुछ नहीं। आराम से खाना खाकर उसने खुद को तैयार किया और फिर इंतजार करने के बजाय उसने आंखें बंद करके खुद को पुरसुकून किया था। दिमाग तेजी से ताने बाने बुन रहा था। रिहा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, हर सूरत यहाँ से निकलना है, कुछ भी करके। खुद से कहते उसने अपने पल्लू में कुछ छुपाया था। सूरज कब का ढल चुका था। वो तैयार थी कि दरवाज़ा खुला था और वो एकदम सीधी हो बैठी। सामने ही सुबहान था। गुड, अच्छा है तुम्हारे लिए। इसे खामोशी से खड़ा होता देख उसने तनसिया कहा तो वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गई। उसे आगे बढ़ते देख वो जल्दी से उसके आगे आया था ताकि उसे लेके जा सके। रिहा के पास सिर्फ चंद मिनट थे, उसे यहाँ से निकलना था हर हाल में। तभी थोड़ा अंधेरी जगह आते उसने हाथ में मौजूद वो गोल्डन पीस पूरी कुव्वत से सुबहान के सर पर मारा था कि वो दर्द से कराहता एक तरफ गिरा था। बिना उसकी फिक्र किए वो तेजी से बाहरी रास्ते की जानिब भागी थी। दिन की रोशनी में दिखाया गया रास्ता अभी ढूंढना इतना मुश्किल नहीं था। जब भी तेजी से भागते वो इस इमारत से निकली थी। वहीं दूसरी तरफ जमील ने हाथ बढ़ाकर सुबहान को उठाया। नाटक अच्छा करते हो, चलो अब। सुबहान को सहारा दिए वो अंदर की तरफ बढ़ा था। मखमली नाइटी पहने वो इस ढेर उम्र आदमी की बाहों में कैद थी। ये जिंदगी पहले कभी इतनी हसीन नहीं लगी। महाजमीन के कमर पर हाथ रखकर उसे करीब करते उस आदमी ने उसकी गर्दन को अपने लबों से छुआ तो वो एक अदा से मुस्कुराती अपनी नाइटी का गाउन उतार गई। उफ, ये अदा उसके जिस्म को छूते वो आदमी मदहोश हो रहा था। महाजबी ने मशरूब का गिलास उसके लबों से लगाया तो वो मदहोश सा उसे पीने लगा। महाजबी ने आहिस्ता से उसकी शर्ट को उतारा तो वो जैसे खुशी से पागल हो गया। सेठ, तुम्हारा धंधा तो खूब चल रहा है, क्या मज़े से यहाँ अपना सामान सप्लाई कर रहे। उसके गाल पर लब रखते वो मुस्कुराकर बोली, अरे ये तो कुछ नहीं, अभी तो बड़ा दूर तक मेरा माल जाना है। अगले हफ्ते दुबई एक कंसाइनमेंट जारी है, देखना तुझे पैसे में तोल दूंगा। उसके नाम से पागल होते वो उस पर काबिज हो गया था और महाजबी जानती थी अपना काम कैसे पूरा करवाना है। रात हो चुकी थी उसे अपने काम से फारिग होते होते। अब वो तेजी से घर की जानिब जा रहा था। ठंड बढ़ती जा रही थी। रोड पर ट्रैफिक ना होने के बराबर था। उसने जैसे ही यू टर्न लिया कोई उसकी गाड़ी से आकर एकदम से टकराया था। इससे पहले बड़ा नुकसान होता उसने गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। शिट। तेजी से गाड़ी से उतरते वो बाहर आया तो सामने ज़मीन पर दुल्हन बनी एक लड़की को मौजूद पाया जिसके हाथ पैर बंधे रस्सियों के निशान इसे ठटका गए थे। एक, कौन हो तुम? उसके पास झुककर बैठते वो बोला तो रिहा ने ज़रा सा हिम्मत करके खुद को संभाला था। मेरी मदद। इतना कहते वो होशो हवास से बेगाना हुई थी जबकि उसका चेहरा देख वजदान पूरी तरह से ठटका था। गाड़ी रोकने की आवाज़ सुन इन दोनों ने बेचारगी से एक दूसरे को देखा था। सुबहान के सर पर पट्टी बंधी थी। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था। इतना बड़ा कदम उठा तो लिया था मगर अब अगला लम्हा उसकी सांसें तक छीन सकता था। वो गैज़ो गज़ब की तस्वीर बना वहाँ आया था। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे? टेबल को ठोकरों में उड़ाता वो आंधी तूफान बना। अंदर दाखिल हुआ तो इन दोनों की सांस खुश्क हुई थी। किंग, वो कपकपाते लहजे में जमील इतना ही बोल सका और आहिस्ता से सुबहान की तरफ इशारा किया जिसके सर पर बंधी पट्टी देख किंग की आंखों में खून उतरा था। ढूंढो इसे जमील, हर हाल में चाहिए मुझे वो। इससे पहले वो अपने घर पहुंचे दबोच कर लाओ इसे। मेरे बंदे पर हाथ उठाने की कड़ी सजा मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
सुबहान का जख्मी सर देखते वो गुर्राया था। किंग वो कहीं नहीं है, मैं ढूंढ आया हूँ। जमील की बात पर उसने कांच की टेबल को जोर से ठोकर मारी थी। बंदे लगाओ काम पर जमील, मुझे वो यहाँ चाहिए, चाहिए कुछ भी हो जाए। आई समझ, पागल दीवाना वो वहाँ से निकला था और उसके जाते ही इन दोनों ने सुकून का सांस भरा था। ढूंढो इसे वरना किंग हमें हमेशा के लिए गुम कर देगा, उसे खूनख्वार नजरों से घूरते जमील ने कहा तो वो सर खुजा के रह गया। उनकी नज़र में उसका यहाँ रहना इन दोनों के काम खराब कर रहा था, इसलिए इन दोनों ने मिलकर उसे यहाँ से आज़ाद करवाया था। और अगर ये बात किंग को पता चलती तो वो दोनों अपनी जान से जाते, इसलिए उन्होंने ऐसा जाहिर किया था कि वो उसे जख्मी करके भागी है। मैं जख्मी हूँ, तुम ढूंढो उसे। सुबहान की हरी झंडी दिखाने पर जमील खोल कर रह गया, मगर फिलहाल कुछ भी बोलकर वो अपना सुकून तो बिल्कुल गारत नहीं कर सकता था। मुंदी मुंदी आंखें खोलकर उसने अपने भारी होते सर को थामा था। जिस्म में दर्द से टीसें उठ रही थीं, कमजोरी और नकाहत हद से ज़्यादा थी। इस लम्हे लगे थे खुद को नॉर्मल हालत में लाने में, और जब दिमाग सुकून में आया तो गुजरा वक्त किसी फिल्म की मानिद उसके सामने आया था। वो घबराई सी थी और चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो खुद को एक कमरे में पाया। ये कमरा इस कमरे से तो 1000 गुना बड़ा था, खुला हवादार। वो अभी सोचों में गुम थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला था और दरवाजे की आवाज़ सुनकर उसका दिल हलक में आया था। खौफ से उसने बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़ा था। कमरे में दाखिल होते वजदान ने बगौर उसके तासरात देखे थे। रिलैक्स, उसे इशारे से रिलैक्स होने का कहता हुआ उसके पास आ खड़ा हुआ तो रिहा ने सर झुकाया था। कौन है आप? झुके सर के साथ उसने पूछा तो वजदान ने उसका झुका सर देखा। ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए, इतनी रात को मेरी गाड़ी के सामने आप आई थी। मैं नहीं तो आप नहीं बचाते, मैं मरना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ नहीं रहना। इतना कहते वो फूट फूट कर रो दी। तो वजदान ने गहरा सांस भरा। देखें, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, आप मुझ पर यकीन कर सकती हैं। उसके पास बैठते वजदान ने अपना कार्ड दिखाया तो वो सोच में पड़ गई और फिर कुछ सोचते उसने सब कुछ उसे बताया, शुरू से आखिर तक एक एक लफ्ज़ उसे बताया था और उसकी बातों पर वजदान को झटका लगा था। तो क्या ये इंस्पेक्टर सफ़ीर की? वो बस सोच कर रह गया। किंग, यही नाम दिया था ना आपने? जी। वो एक बहुत ख़तरनाक इंसान है, मुझे हैरत है उसके साथ रहकर आप अब तक महफूज कैसे रही हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस वहाँ वापस नहीं जाना, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दें। ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन क्या आप अपने घर जाना चाहती हैं? वो किंग है, वो आपको कहीं भी ढूंढ लेगा। वजदान की बात पर उसने खौफज़दा होकर उसे देखा था। तो अब मैं कहाँ जाऊंगी और मेरा कोई ठिकाना नहीं है। फिलहाल जब तक वो आपको तलाश बंद नहीं कर देता, आप यहाँ मेरे घर में रह सकती हैं। वजदान को फिलहाल एक यही हल नज़र आया था। मैं यहाँ कैसे? उसने परेशानी से उसे देखा और इससे पहले वजदान उसे कोई जवाब देता उसका फ़ोन बजा था। नंबर देख उसने गहरा सांस भरा। आप आराम करें, मैं बात करके आया, उसे कहते वो बाहर अपने रूम में आया और फ़ोन रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी औलाद दी है अल्लाह ने मुझे, जो मजाल है खुद से कभी माँ को फ़ोन करके बोले। तस्नीम बेगम की आवाज़ पर उसने दांतों तले लब दबाए थे। यार अम्मा, आपको पता तो है मेरी रूटीन। माँ, बस इस नौकरी के चक्कर में बूढ़ा हो जाना। मैं बता रही हूँ वजदान, मुझे तेरी दुल्हन को देखना है। तू आ गाँव, यहाँ बहुत रिश्ते हैं, किसी से भी तेरा निकाह कर दूंगी ताकि मरने से पहले अपने पोते पोतियों का चेहरा तो देख सकूँ। अम्मा, इनके मरने की बात पर वो तड़पा था। कोई अम्मा नहीं, जब तक मुझे बहू नहीं मिल जाती तू मुझे अपनी माँ नहीं कहेगा। अब ऐसे तो ऐसे ही सही। गुस्से से खोलते वो फ़ोन बंद कर गई तो उसने गहरा सांस भरा था। पहले ही जिनकी में इतने मसले थे, अब ये एक नया मसला। फ़ोन बंद करके वो जैसे ही मुड़ा, डोरबेल की आवाज़ सुन वो दरवाजे तक आया था जहाँ सबूर उसका मुंतज़िर था। आ जाओ सबूर, खैरियत है? सब बॉस, ये लेडीज़ कपड़े उसने रिहा के लिए कुछ सामान मंगवाया था और वहीं सबूर देने आया था। क्या हुआ, क्यों परेशान लग रहे हैं? उसके तासरात देख सबूर को हंसी आई थी, मगर वो ये गुस्ताखी नहीं कर सकता था। सबूर के पूछने पर वो उसे सब बताता चला गया तो उसकी बातों पर वो खुद भी परेशान हुआ था, मगर ये परेशानी वक्ती थी। मेरे पास एक हल है आपके मसले का, अगर आप राज़ी हों। कैसा हल? आप और रिया मैडम शादी कर लें और इस तरह इन्हें रहने की छत भी मिल जाएगी और आपको इस शादी नामी बला से छुटकारा। आंटी फिर आपके साथ ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगी। जब मामला ठीक हो जाएंगे तो रिया मैडम यहाँ से जाना चाहें तो जा सकती हैं। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? वो लड़की जो मुझे अभी चंद घंटे पहले मिली है, मैं उससे शादी कर लूँ? नामुमकिन बॉस, इस तरह हमें किंग तक रसाई मिल सकती है, आपका फ़ायदा ज़्यादा है। सबूर की बात में वो सोच में ज़रूर पड़ा था, मगर इतनी जल्दी वो ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकता था। आप सोचें इस बात पर, मैं चलता हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। उसे रास्ता दिखाता सबूर वहाँ से गया तो वो अंदर कमरे में आया जहाँ वो खिड़की के सामने खड़ी थी। ये कपड़े हैं और कुछ सामान आपके लिए। टेबल पर सामान रखते उसने रिहा को मुतवज्जो किया तो उसने एक नज़र उसे देखा और फिर सामान को। आप प्लीज़ मुझे किसी दारुल मान में छोड़ें। क्यों? उसकी बात पर वजदान के माथे पर बल आए थे। मैं किसी पर बोझ नहीं बन सकती, मैं नहीं चाहती कि मैं वापस घर जाऊं और मेरे घर वालों के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो। उसके आगे हाथ जोड़ते वो रूहान सी हुई तो वजदान ने लम्हे को कुछ सोचा। मेरे पास इस मसले का एक हल है, मगर शायद आपको मंजूर ना हो। कैसा हल? उसने चौंक कर वजदान को देखा। आप मुझसे निकाह कर सकती हैं जब तक किंग का मसला हल ना हो जाए। इस तरह आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और आप एक महफूज जगह पर रह लेंगी। दूसरा, मेरी मदद भी हो जाएगी। कैसी मदद? उसकी बात पर वो हैरत ज़दा थी, मगर
मदद के नाम पर उसके कान खड़े हुए थे। मेरी मदर चाहती हैं कि मैं शादी कर लूं, मगर मैं फ़िलहाल किसी भी रिश्ते में बंधने का रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मेरी अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। आपसे निकाह से हम दोनों का फ़ायदा होगा। मेरी माँ भी मुझे शादी के लिए फ़ोर्स नहीं करेंगी और आपको भी घर मिल जाएगा। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो आप जहाँ मर्जी चाहें जा सकती हैं। वदनान की बात पर वाकई सोच में पड़ गई थी। क्या वाकई ऐसा करने से उसके मसले हल हो जाएंगे? देखो, ये सब तुम्हारी मर्जी के साथ होगा। मैं बस इस किंग तक पहुंचना चाहता हूं जिसने ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें पता है, आज तक एक भी लड़की जिंदा नहीं मिली। जानती हूँ, मैंने न्यूज़ में देखा था, मगर मैं नहीं जानती उसने आज तक क्यों मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। हालांकि मैंने इससे बहुत ज़्यादा नफरत का इजहार किया था, वो इसलिए क्योंकि तुमसे ज़रूर उसका कोई ना कोई मतलब जुड़ा है, और अगर ऐसा है तो वो तुम्हें ढूंढने के लिए सबसे पागल हो रहा होगा। तो क्या वो मेरे माँ बाप को भी नुकसान पहुँचाएगा? अब एक नए डर ने सर उठाया तो वदनान ने उसका मासूम सा चेहरा देखा। जब तक तुम उन लोगों के पास नहीं हो तब तक वो लोग महफूज हैं। वो सबसे पहले तुम्हारे घर और करीबी रिश्तेदारों में तुम्हें ढूंढेगा। अगर तुम नहीं होंगी तो वो इन्हें कुछ नहीं करेगा। वदनान का दिमाग तेज़ी से काम कर रहा था। मुझे अपने घर का एड्रेस दो फ़ौरन। वदनान ने इतने अचानक कहा कि रिहा ने चौंक कर उसे देखा। इन लोगों की हिफाजत बहुत ज़रूरी है मिस रिहा। उसकी बात का मतलब समझते उसने जल्दी से अपना एड्रेस उसे लिखवाया था, और फिर बहुत सोचने के बाद वो इस फैसले पर पहुंची थी कि उसे वदनान से ये नाम की शादी करनी है। मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। उसे वापस जाते देख वो जल्दी से बोली तो वदनान के बाहर को बढ़ते कदम रुके थे। कल मैं निकाह ख्वाह को बुला लूँगा, मगर मेरे वली। उसे बाहर बढ़ते देख वो एक बार फिर बोली तो वदनान ने गहरा सांस भरा। हालात आपके सामने हैं, हम किसी को आपकी यहाँ मौजूदगी का नहीं बता सकते। मौलवी से पूछ लूँगा और फिर उसके बाद ही ये निकाह होगा, आप बेफिक्र रहें। उसे कहकर वो रुका नहीं था, और उसकी जाते ही आंसुओं ने त्वातर से रिहा के बाल भगोए थे। क्यों जिंदगी इतनी मुश्किल हो गई थी वो समझ नहीं पा रही थी। क्या खबर है तेरे पास? उस आदमी की कड़क आवाज़ पर उसने अपनी साड़ी में छुपा वो इन्वॉल्व उसके आगे बढ़ाया था, और उसे ऐसी जुर्रत वही कर सकती थी। इसमें हैं सारी खबरें, और अगर आइंदा मेरे से ऐसी बात की तो याद रखना तुम्हारे लिए काम करना बंद। उसके लहजे पर वो सुलग कर बोली तो आदमी के माथे पर बल आए थे। एक तवाइफ होकर मुझे तेवर दिखा रही है, क्या औकात भूल गई है अपनी? मुझे मेरी औकात तो बहुत अच्छे से पता है सरकार, कि तुम जैसे इज्जतदार लोग भी अपनी औकात भूलकर अक्सर हम तवाइफों के कदमों में ढेर हुए नजर आते हो। उसकी काटदार आवाज़ पर सामने वाले के चेहरे का रंग सुर्ख हुआ था। बड़ी जुबान आ गई है महाजमी बाई। जब काम बड़े करती हूँ तो जुबान भी बड़ी करनी ही पड़ती है, वरना तेरे जैसे मुझे नोच खाने को तैयार रहते हैं। जहरीले अंदाज में कहती वो वापसी के लिए मुड़ी थी, और उस आदमी ने बेबसी से मुठ्ठियाँ भेजी, क्योंकि वो चाहकर भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता था, क्योंकि वो इस जगह थी जहाँ कोई नहीं था। एक बार मतलब पूरा हो जाए फिर निकालता हूँ तेरी अकड़। गुस्से से बुड़बुड़ाता वो वहाँ से निकलता चला गया, और उसके जाते ही दरवाजे की ओट से माँ जमी की चमची बरामद हुई थी। भाई इसका क्या करना है? वो हद से ज़्यादा बकवास कर रहा था। करने दे गुलाबो, करने दे। अभी वो बस जुबान नहीं चला सकता है, बहुत आगे, मगर आगे जाकर उसके काबिल भी नहीं रहेगा। हकारत से कहते वो कहका लगा उठी थी। ये मेरी दुनिया है और यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलती है, मेरा सिक्का चलता है। कितने आए कितने गए, क्या कभी गायब होने वाले की किसी ने खबर ली? उसकी बात पर गुलाबो हंस पड़ी। चल जा तैयारी कर, मेरी आज बड़े नवाब को ऐश करवाने हैं। बाल को चोटी से आज़ाद करती वो अपनी जगह से उठी थी। निकाह ख्वाह के साथ सबूर अपने चंद दोस्तों को साथ लाया था ताकि ये निकाह हो सके। अंदर वो बैठी अपनी किस्मत की सतम ज़रीफ़ी पर मातम के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी। एक दलदल से निकली तो एक नई परेशानी ने उसे घेर लिया था। एक अजनबी जिसे वो जानती तक नहीं, उसे शादी करना उसके लिए इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम था, मगर उसने ये करना था अपने घर वालों की हिफाजत के लिए। चंद दिनों में ही उसकी ज़िंदगी एकदम से तब्दील हो गई थी कि इस तरह तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ देर बाद निकाह ख्वाह आए और निकाह की रस्म अदा की। वो मिनटों में एक अजनबी के साथ बांध दी गई थी। अब एक नई कहानी का आगाज़ होने लगा था जिससे वो अनजान थी। किंग के कुत्ते पागलों की तरह उसे ढूंढ रहे थे, और जमील और सुबहान एक तरफ खड़े उसे देख रहे थे जो भिपरे शेर की तरह भड़का हुआ था। किंग रिलैक्स, वो मिल जाएगी। मिल जाएगी? कैसे मिल जाएगी? हाँ, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया जो वो गायब हो गई? किंग, तुमने अपने बंदों को लगाया तो है काम पर, वो ढूंढ लेंगे उसे। मिलना तो उसे पड़ेगा, चाहे वो पाताल में ही क्यों ना चली जाए। उसके लहजे में एक अजीब सी आंच थी। उसके घर के बाहर आदमी सबसे पहले भेजे थे, मगर वो अभी वहाँ नहीं गई। किंग, उसका बाप और मंगेतर उसे अभी भी ढूंढ रहे हैं। माँ बाप के पास जाने की गलती वो कभी नहीं करेगी। इतनी बेवकूफ़ नहीं है वो कि इतना बड़ा कदम उठाए और माँ बाप के लिए मुसीबत खड़ी करे। वो ज़रूर किसी दारुलमान गई होगी। इस शहर के सारे दारुलमान कंगालो। बॉस, हो सकता है वो शहर से बाहर निकल गई हो। सुबहान की बात पर किंग ने खूनखार नज़रों से उसे देखा। ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। शुक्र करो कि अभी तक जिंदा सलामत हो, वरना आज तुम्हारे टुकड़े भी किसी को नहीं मिलते। वो सुबहान पर गुर्राया तो खौफ से उसका दिल कांपा था। वो वाकई किंग था जो कुछ भी कर सकता था।
जमील, सारे बस अड्डों स्टेशन पर आदमी भेजो, वो मुझे जिंदा चाहिए। जिस दिन वो मुझे मिल गई ना, उस दिन उसे पता चलेगा कि किंग से धोखा करके कितनी बड़ी गलती की है उसने। किंग उसे सर पर बिठाने चला था, मगर वो कदमों में रहना चाहती है तो उसे ऐसे ही सही। उसके लहजे में सवाए नफरत के और कुछ भी नहीं था। सुभान और जमील खामोशी से उसका ये जुनून भरा अंदाज देख रहे थे। ना जाने कितनी लड़कियां आईं और गईं, मगर किसी लड़की के लिए किंग की इतनी जुनूनियत देख वो दोनों भी अब खौफजदा हो गए थे। अपने साथ इन दोनों ने उस लड़की को भी एक ना खत्म होने वाले अजाब में झोंक दिया था। वो एक आतिश था, एक आग को खुद जलती थी, मगर अपने साथ वो दूसरों को भी जलाकर खाकस्तर कर देती थी। एक ऐसा लावा था वो कि कभी ठंडा नहीं होता था, और इस आग पर उस लड़की के भागने ने घी का काम किया था। सुभान, उसे कैसे भी करके ढूंढ दो। हमने जमील की बात पर कुछ सोता सुभान चौंक उठा था। कैसे? हम में से कोई भी नहीं जानता वो कहाँ है इस वक्त। मालूम करना पड़ेगा, वरना किंग पागल हो जाएगा, और जब वो इस लेवल पर जाता है तो क्या होता है ये तू भी जानता है। सुभान उसकी बात पर सर हिला गया। यही तो सबसे बड़ा डर था इन दोनों को, कि वो जुनून की हद तक ना जाए, मगर अब बहुत देर हो गई थी। अब उसे ढूंढने के सिवा इन दोनों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। बेड पर बैठे वो बेआवाज़ रो रही थी। जिस शख्स से उसकी शादी थी वो तो कहीं था ही नहीं, और वो खुद को किसी और को सौंप चुकी थी। ये निकाह मजबूरी में ही सही, मगर अब हो गया था। घुटनों के गिर्द बाजू बांधे वो उदास सी थी। जब कमरे का दरवाज़ा खोल वजदान अंदर दाखिल हुआ था, उसे देख वो खुद में सिमटी थी। ठीक हो? उसके पूछने पर वो आंसू पोंछते खामोशी से हाँ में सर हिला गई। सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा वक्त, मुझे यकीन है आप पर। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठी थी कि अचानक उसका सर बुरी तरह चकराया था। इससे पहले वो ज़मीन बोस होती, वजदान ने आगे बढ़कर उसे थामा था, और उसने घबराकर वजदान की शर्ट को मुट्ठी में जकड़ा था। उसकी खुशबू उसके वजूद को अपनी लपेट में ले गई थी, और वजदान ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ा तो दोनों का दिल एक ही लय पर धड़का था। रिहा ने आंखें खोलकर उसे देखा, जिसका चेहरा उसके बेहद नज़दीक था। इतना नज़दीक कि अगर वो कुछ कहती तो उसके लब वजदान के लबों से टकराते। वो एकदम से उसके पास से उठी तो वजदान एकदम सीधा हुआ था। दोनों का दिल पूरी स्पीड से धड़क रहा था। खाना खाने आ जाओ, इतना कह के वो रुका नहीं था, और उसके जाते ही रिहा ने खुलकर सांस ली थी। फ्रेश होकर वो बाहर आई तो वजदान ने उसके लिए जगह बनाई। तब वो सोफे पर उसके बराबर बैठी थी। इन दोनों ने मिलकर खाना खाया, और फिर वो सोने के लिए अपने कमरे में आ गई, जबकि वजदान किसी काम से बाहर चला गया था। इतना बिखरा घर देख उसे वहशत हो रही थी, मगर सरदर्द के बायस वो कुछ नहीं कर सकी और गहरी नींद में उतर गई। दूसरी तरफ वो घर से निकलकर सीधा सबूर के पास आया था। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आज तो निकाह हुआ है आपका। सबूर की बात पर वजदान ने घुरकर उसे देखा। बहुत नॉर्मल हालात में हुआ है ना ये निकाह बॉस। अब हो तो क्या, देखिएगा, आखिर में आप दोनों को एक दूसरे को कबूल करना पड़ेगा। सबूर की बात पर उसने बेजारी दिखाई। फजूल बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अच्छा, बताओ क्या खबर है किंग के बारे में? सीट पर बैठते उसने फाइल उठाई थी। कुछ खास नहीं, उसके आदमी जो यहाँ वहाँ भाभी की तलाश में है। कौन भाभी? वदनान ने उसे चौंक कर देखा। बॉस, अभी तो निकाह हुआ और आप भाभी को भूल गए। अपना मुंह बंद करके क्या लोगे? सबूर गुस्से से फाइल फेंकते वो गुराया तो सबूर ने होठों पर उंगली रखी थी। सॉरी बॉस, वैसे सर कलेक्टर साहब गायब हैं। आखिर बार उन्हें घर से निकलते देखा था और उसके बाद वो घर वापस नहीं आए। इत्तेफाक से वो अपने मोबाइल घर ही छोड़ गए थे, इसलिए कोई खबर भी नहीं है। इनकी कोई लोकेशन ट्रैक नहीं हो रही। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा कलेक्टर बिना सिक्योरिटी के घर से निकले और मोबाइल भी ना ले जाए? इस केस की फाइल देखते वो परेशानी से बोला। सर, बड़े ऑफिसर तेज़ी से गायब हो रहे हैं। आपको बड़े ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करनी चाहिए। मीटिंग नहीं करनी, अब अपना काम करना है। सबको अलर्ट कर दो और सबूर, अब वक्त आ गया है एक्शन का। ओके सर। उसे सैल्यूट करते वो वहाँ से चला गया तो वजनान के माथे पर पुरसोच लकीरें उभरी थीं। वो एक काबिल ऑफिसर था और उसे जब कौन सी चाल चलनी थी वो बहुत अच्छे से जानता था। क्या हुआ किंग, परेशान हो? अपने लब किंग की गर्दन पर रखते माँ जबीं उसके सीने से लगी थी। वो लड़की मुझे हर हाल में चाहिए माँ। ऐसा क्या है इस लड़की में कि मैं बाहों में हूँ और तुम्हें उसकी याद सता रही है? वो एक ऐसा मोहरा है जो मुझे मेरे दुश्मन तक पहुँचाएगा। ज़रूर कोई ऐसा है जिसको उसका पता था, तभी तो उस रात वो बहुत कुछ कहते कहते रुक गया था, क्योंकि वो किंग था। महाजबीन को उससे ज़्यादा शायद ही कोई जानता होगा। परेशान नहीं हो किंग, वो मिल जाएगी। उसके लबों को छूते वो उससे बेफिक्र करने की खातिर बोली थी, मगर वो बेफिक्र नहीं हो सकता था। इतने सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई उसके चुंगल से निकलकर भागा हो, और ऐसा भागा कि अभी तक उसका नामो निशान भी नहीं मिल रहा था। उसका सर सीने पर से हटाकर वो उठा तो महाजबी ने उसकी पुश्त को देखा जो अब शर्ट पहन रहा था। मत जाओ किंग, आज तो मत जाओ। वो उससे मोहब्बत करती थी, हद से ज़्यादा। यहाँ रुककर मैं मजीद अपना वक्त ज़ाया नहीं कर सकता। जितना वक्त ज़ाया करना था मैंने कर लिया। अब मेरे पास ज़रा वक्त नहीं। पुलिस मेरे पीछे है और मुझे हर हाल में इस मुश्किल से निकलना है। वो दोनों नाकारा हो चुके हैं। मैं अब दोनों पर भरोसा नहीं कर सकता। उसके हाथ तेज़ी से बटन बंद कर रहे थे। तुम क्यों इन राहों पर चल निकले हो? ये तो तुम्हारा रास्ता नहीं था। तुम तो ऐसे नहीं थे ना किंग, तुम तो किंग भी नहीं थे।
اس के कंधे पर हाथ रख महाजबी ने अफसोस से कहा तो उसने गौर से उसका खूबसूरत चेहरा देखा। तुम भी तो ऐसी नहीं थी ना जैसी हो गई हो, तुम भी तो महाजबी बाई नहीं थी ना। मुझे हालात ने बाई बनाया है और मुझे किंग तुम अच्छे से मेरी सच्चाई जानती हो। मैं ऐसा नहीं था लेकिन हो गया क्योंकि मुझे ऐसा बनाया गया है। मेरी मासूमियत छीन ली गई और तुम गवाह हो इसकी। अब मैं इस नासुर को ही ख़त्म कर दूंगा जो मुझसे ना जाने कितने लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करके सुकून से बैठे हैं। इन्हें अब सांस लेना भी मुश्किल लगेगा। अब इन्हें पता चलेगा कि आखिर किंग है कौन। चेहरे पर मास्क पहनते वो वापस से अपने खोल में गुम हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वो कैसे दिखता है सिवाय महाजबीन के। मैं रोज़ दुआ करती हूँ तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ ताकि कल को कोई महाजबी बाई बनने पर मजबूर ना हो और कोई इज्जत हर दूसरे मर्द के आगे ख़त्म ना करे। उसके कंधे पर हाथ रख वो नम लहजे में कहती, अपने आंसू साफ करने लगी। और ये आंसू सिर्फ इस इंसान के आगे ही बहते थे। इन दोनों के दुख एक जैसे थे क्योंकि वो दोनों भी एक जैसे ही तो थे, एक पल में मजलूम तो दूसरे में जालिम। पूरी रात उसने अपने केस पर काम किया था। सर शिद्दत से दुख रहा था। वो चाय भी कई बार पी चुका था मगर दर्द में कोई खास फर्क नहीं पड़ा था और घर का सोचकर ही उसे कोफ्त हो रही थी। बिखरा घर उसका मूड खराब कर देता था मगर अब यहाँ रहना भी महाल था। उसे नींद आ रही थी इसलिए चाबी लेता वो बाहर आ गया और घर का रुख किया था। गाड़ी पार्क करके वो ऊपर आया तो दिल दिमाग पर बोझ था मगर जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा वो बुरी तरह चौंका था। सामने ही साफ सुथरा घर उसका मुंतजिर था। पूरे घर में इश्तहा अंगेज खुशबू फैली हुई थी और ऐसा पहली बार हुआ था। वो अपने काम में तो सिरे से ही भूल गया था कि कल एक शख्स का उसकी ज़िंदगी में इजाफा हुआ है। वो किचन में आया तो वो दुपट्टा साइड पर रखे मसरूफ थी। वदनान ने गौर से उसके सरापे को देखा था। दिल में एक तड़प सी जागी थी। नज़रों की तपिश महसूस करके वो फौरन मुड़ी थी। वदनान ने इससे तमाम अरसे में पहली बार गौर से देखा था। नाजुक से नकोश खिली रंगत, कमर को छूते बाल। वो मबहूत हुआ था उसके मासूम हुस्न के आगे। जब भी बेअख्तियार होता वो उसके सामने आया था। इससे पहले वो कुछ समझती। वदनान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब किया था। ये क्या कर रहे हैं आप? धड़कते दिल के साथ उसने वजदान को खुद से दूर करना चाहा मगर वो बेअख्तियार होता झुककर उसके नाजुक लबों को अपने लबों की गिरफ्त में ले गया था। रेहा की जान निकलने के करीब थी। इस अचानक आफ्ताब पर उसने शेल्फ को मजबूती से थामा था और वजदान मदहोश सा उसके चेहरे पर झुका हुआ था। तभी अचानक उसके पीछे कुछ गिरने की आवाज़ आई तो वो दोनों ही एकदम एक दूसरे से दूर हुए थे और झटके से मुड़कर पीछे देखा जहाँ एक उधेड़ उम्र औरत को खड़े देख रेहा ने खौफ से वजदान का हाथ थामा था। माना कि शादी हो गई है मगर थोड़ा ख्याल भी कर लेते हैं आसपास का। करखत आवाज़ वजदान के कानों से टकराई तो वो झटके से मुड़ा था। अम्मा, खुशगवार हैरत के साथ वो आगे बढ़कर उनके गले लगा था। बताया क्यों नहीं आने का, मैं लेने आ जाता। उनका हाथ थामे वो मोहब्बत से बोला तो उन्होंने एक थप्पड़ उसके कंधे पर रसीद किया था। बहू को मुझसे क्यों छुपाया वजदान? अगर मुझे सबूर ना बताता तो मुझे तो अंधेरे में ही रखना था तूने। ऐसा नहीं है अम्मा, बस हालात ठीक नहीं थे, सब कुछ बहुत अचानक हुआ था। तो सर खुजाते वो उन्हें अपने हिसार में ले गया। आज इससे मिले अम्मा, ये रिया है आपकी बहू और रिया ये मेरी अम्मी है। आगे बढ़कर रिया का हाथ थामकर अपने करीब किया तो उसने बेसाख्ता सर झुकाया था। माशाल्लाह बहुत प्यारी। वजदान से अलग होते उन्होंने उसे सीने से लगाया तो उसकी आंखें नम हुई थीं। तुझे क्या पसंद आया इस भूत में लाडो? इनकी बात पर जहाँ वो हैरत में मुब्तला हुआ था वहीं वो होले से मुस्कुराई थी। उसके सामने अजीब सी सूरत हाल थी। तस्लीम बेगम ने उसे खुद में भेजा हुआ था और वो बेबसी से वजदान को देख रही थी जो अपनी माँ को इतने अरसे बाद इतना खुश देख रहा था। बस कर दे अम्मा, मेरी बेगम की जान लेगी क्या? उन्हें मुसलसल उसे प्यार करते देख वो इन्हें टोक गया तो वो हंस पड़ी। तूने इतनी बड़ी खुशी दी है मुझे वजी में लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। ऐसे चांद जैसी दुल्हन तूने मुझे लाकर दी है। उसका माथा चुमते वो जज्बाती हो गई थी। वजदान ने थोड़ा बहुत सच झूठ मिलाकर उन्हें बताया था और वो मान गई थी। वो तो उसे सही वक्त पर आने के बाद पता चल गया था वरना वो लोग बुरी तरह से पकड़े जाते। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। इन दोनों को बातें करता देख वो फ़ौरन से उठकर किचन में आ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। होंठों पर अभी भी उस शख्स का लम्स महसूस हो रहा था। जान लबों पर आ गई थी। जरा सी कुर्बत पर यह हाल था। जब वो हकीकत में करीब आएगा तब क्या होगा, ये सोच आते ही उसकी जान निकली थी। उसके पसीने छूट गए थे। हकीकत में बाहर तस्नीम बेगम वजदान की क्लास ले रही थी शादी छुपाने पर, मगर उसे सबसे अच्छा ये लगा कि वजदान ने उस पर ज़रा सी भी आँच नहीं आने दी थी। कुछ देर बाद वो बाहर गई तो वो उनके पास बैठा इन्हें मना रहा था और उसे देख तस्नीम बेगम ने उसे अपने आने को कहा तो वो आयसा से चलती उनके बराबर आकर बैठी तो उन्होंने मुस्कुराकर उसे देखा। इसकी वजह से कुछ नहीं कह रही, मैं देख कितनी मासूम सी है। ये जानकर खुशी हुई कि मेरे पोता पोती तुझ पर नहीं जाएंगे, मेरी बहू पर जाएंगे। उसके गाल चटाचट चुमती वो हंसकर बोली तो रिहा को लगा वो शर्म से सर नहीं उठा पाएगी। उफ अम्मा, अभी हमारी शादी हुई है और आपको पोता पोती याद आ रहे हैं। अपनी खिफ्त मटाने को वो जल्दी से बोला। मुझे नहीं पता, बस सब मुझे जल्दी से खुशखबरी दो। वो बाजिद हुई तो वजदान ने नज़रें उठाकर उसे देखा जो सर झुकाए बैठी थी। अब ये बात अपनी बहू से पूछे, मैं तो तैयार हूँ। उसके एकदम पैंतरा बदलने पर रेहा ने झटके से सर उठाकर उसे देखा था। वो क्या बोल रहा था ये? हाय माँ सदके, मेरी बहू क्यों नहीं मानेगी मेरी बात?
उसके गाल चटाचट चूमते वो खुशी से बोली तो वो सर झुका गई। जाओ तुम लोग आराम करो, अब मैं भी आराम करूंगी। उसकी शर्म देखते उन्होंने कहा तो वो फौरन से वहां से भागकर अपने कमरे में आई थी। ये अब कौन सा नया तमाशा उसकी जिंदगी में आने वाला था। वो अभी सोचों में गुम थी कि दरवाजा बंद होने की आवाज़ पर उसने चौंक कर पीछे देखा तो सामने वजदान को खड़े पाया। उसके दिल की स्पीड हद से ज़्यादा तेज़ हुई थी। आप यहाँ क्यों आए हैं? तो कहाँ जाऊँ, अम्मा की मौजूदगी में दूसरे कमरे में तो मैं सोने से रहा, और वैसे भी शौहर हूँ, मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। उसकी तरफ कदम बढ़ाते उसने कहा तो उसकी जान निकली थी, लेकिन ये तो मजबूरी, शादी शादी होती है रिहा, और अब आप मेरी जिम्मेदारी हैं, इस रिश्ते को कबूल कर लें, ज़्यादा अच्छा है। उसकी कमर के गिर्द हाथ डालकर उसने एकदम उसे खींचा तो वो उसके बदले अंदाज पर साख्त हुई थी। आप दूर। इससे पहले वो कुछ कहती, वो झुककर उसके लबों को अपने लबों में गिरफ्त कर गया था, और आज के दिन में ये दूसरा झटका था उसके लिए। आज़ादी मिलते ही वो उससे दूर हुई तो वजदान के माथे पर बल आए थे। क्या चाहती हो, अपनी ज़रूरत के लिए किसी और के पास जाऊँ? उसके गुस्से भरे अंदाज पर वो सहमी थी और फौरन से ना में सर हिलाया था। करीब आओ मेरे, फौरन, उसने सख्त लहजे में वो कहा तो वो कपकपाते उसके पास आई। बिना वक्त ज़ाया किए वो उसके चेहरे पर झुका था। मदहोशी से उसके एक एक नक्श को अपने सुलगते लबों से छूता वो उसे अलग ही दुनिया में ले जा रहा था। रिहा ने मजबूती से उसकी शर्ट को अपनी गिरफ्त में जकड़ा था। वो उसके लबों से होते उसकी गर्दन तक आया था और वहाँ से अपने सुलगते लब रखे थे और उसकी शाहरुख चूमता वो उसके कंधे को अपने लब रखकर उसे कपकपाने पर मजबूर कर गया था। उसने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा था, कोई आ जाएगा। उसकी घबराई आवाज़ वजदान ने उसका परेशान चेहरा देखा। कोई नहीं आएगा, अम्मा को पता है कि उनका पोता पोती लाने की तैयारी हो रही है। उसके बेबाक लफ्ज़ों पर वो शर्म से लाल हो गई थी, तभी उसके सीने में सर छुपाया था। क्या हुआ, शर्म आ रही है? उसके बाल कान के पीछे उड़सते वो झुककर बोला, मगर रिहा से कोई जवाब ना दिया गया। इसके लिए तो यही सूरत हाल दिल दहला देने वाली थी। जिन हालात में इनकी शादी हुई उनमें इस तरह उसका यूं अचानक अपना हक जमाना उसे समझ नहीं आ रहा था, मगर वो उसे रोक नहीं सकती थी क्योंकि ये हक तो खुद उसने वजदान को दिया था। अब मुकरने से वो खुद का नुकसान नहीं कर सकती थी। उसे सफ़ीर को भुलाकर एक नए रिश्ते के लिए खुद को तैयार करना था। वजदान आयशा से उसके शोल्डर से गर्दन तक आया था और वो कपकपा रही थी, मगर वजदान को उस पर रहम नहीं आ रहा था और वो उसे यूं ही लिए बेड तक लाया और उसे बेड पर गिराते खुद उस पर हावी हुआ था और वो मुजाहमत करने की भी हिम्मत नहीं रखती थी। इससे पहले वो मजीद कोई गुस्ताखी करता, बजते फ़ोन ने उसे बुरी तरह डिस्टर्ब किया था। उसने फ़ोन निकाल कर देखा तो उसके माथे पर पड़े बल खुद ही गायब हुए थे। वो एकदम से सीधा होकर बैठा था। रिहा ने उसकी ये अंदाज बहुत अच्छे से नोट किया था। सब ठीक तो है? सब ठीक है, मुझे अभी जाना होगा, अपना और अम्मा का ख्याल रखना। उसके माथे पर लब रखते वो बिना लम्हे की देरी किए वहाँ से निकलता चला गया तो रिहा की हैरत ने घेरा था, मगर अपनी जान खलासी होने पर उसने शुक्र अदा किया था। मगर उसका ये बदला उसके वाकई समझ नहीं आया था। वो तेज़ी से अपने ऑफिस आया था जहाँ सफ़ीर को परेशानी में देख उसे बहुत कुछ बुरा होने का डर लगा था। क्या हुआ इंस्पेक्टर सफ़ीर? सर, कुछ बदमाशों ने रिहा के घर पर हमला किया है। जब तक पहुंचा वो लोग उस जगह को काफ़ी नुकसान पहुंचा चुके थे। उसकी फैमिली मेंबर ठीक हैं? उसका दिल अनजाने खौफ से धड़क रहा था। नहीं सर, रिहा के वालिद साहब बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हुए हैं और अस्पताल में हैं। उनकी हालत ठीक नहीं है, उन्हें होश नहीं आ रहा, और उसकी वालदा को हार्ट अटैक हो गया है। वो दोनों, इतना बोलते वो एकदम चुप हुआ था। वजदान अच्छे से समझता था वो लोग जिस कैफियत से गुजर रहे हैं, मगर उसे परवाह सिर्फ और सिर्फ रिहा की थी। वो कैसे उसे ये सब बताएगा? सिद्रा को मैं फ़िलहाल अपने घर ले गया हूँ, मगर सर मैं ज़्यादा दिन तक उसे वहाँ नहीं रख सकता। मैं हर मुमकिन कोशिश कर चुका हूँ रिहा को ढूंढने की। सफ़ीर, तुम मेरी एक बात मानोगे क्या? वजदान के कहने पर उसने सर हिलाया तो उसने गहरा सांस भरा था। तुम सिद्रा से निकाह कर लो। देखो ऐसी दुनिया तुम्हें बातें बनाएगी, और दूसरा कोई नहीं जानता रिहा शम्स कब वापस आए, और अगर कोई आए भी तो क्या ये दुनिया उसे कबूल करेगी? तुम उसे कबूल करोगे? वजदान की बात पर वो गहरी सोच में पड़ गया था। आंखों के सामने वो मासूम सा चेहरा घूमा था जिसने कल से रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। वो तो शुक्र था कि कल वो उसके साथ थी, वरना वो आदमी उसे भी ले जाते। उसका सोचकर ही वो इतना परेशान हो गया था, और वजदान का मशवरा उसे बिल्कुल ठीक लगा था, इसलिए वो खामोशी से उठकर वहाँ से चला गया। तभी सबूर अंदर दाखिल हुआ था। सर, वो किंग के ही आदमी थे जो भाभी की तलाश में वहाँ आए थे, मगर उनके माँ बाप के सिवा वहाँ इन्हें कोई नहीं मिला, तो काफ़ी तोड़ फोड़ की उन्होंने। ये तो होना ही था सबूर, एक ना एक दिन तो अब ही सही। क्या मतलब सर? उसके अजीब से लहजे पर सबूर ने नासमझी से उसे देखा। मतलब किंग को उसे ढूंढना तो था, अब आगे क्या करना है? अब तक गायब होने वाली तमाम लड़कियों के नाम पता करो, हर हाल में, उसे हुक्म देता वो वहाँ से आगे बढ़ गया। पूरा कमरा फूलों से सजा हुआ था और इन फूलों से सजी सेज पर वो मासूम सी गुड़िया अपने शौहर की मुंतजिर थी। उसका दिल डर से सुखड़ा जा रहा था। आने वाले लम्हात का सोचकर उसकी हथेली पर पसीना नमूदार हो रहा था। तभी दरवाज़ा खुला था और कोई अंदर दाखिल हुआ था। कदमों की चाप पर उसका दिल उछलकर हलक में आया था। उसका शौहर उसके पास आकर बैठा और आहिस्ता से घूंघट उठाया था। बहुत हसीन, उसके हाथ थामते वो मधोशी से बोला तो इस नई नवेली दुल्हन के सर पर धमाका हुआ था, क्योंकि उसका शौहर नशे में था।
आप नशा कुछ ना बोलो मेरी जान, आज कुछ बोलना नहीं है। उसके लबों पर उंगली रखते वो होले से हंसा तो उसे लगा वो किसी दलदल में फंस गई है। दूर रहे हमसे, एक हराम चीज़ पीकर आए हैं, आपको एहसास भी है? उसे खुद से दूर करते वो चीखी तो सामने वाले ने नागवारी से उसे देखा था। ज्यादा ना बक बक कर, उसको खींचकर बेड पर गिराते वो नशे में धुत हर चीज़ भूल रहा था। उसके होंठों को होंठों में कैद किए वो दीवानावार इन्हें चूम रहा था और वो खुद को बचाने की कोशिश में हलकान हो रही थी। वो शख्स होंठों से सफ़र करता उसकी इशारत पर रुका और फिर आहिस्ता से मजीद झुकता वो उसकी जिप खोलने पर मजबूर हो गया। अपने ऊपर उसके हाथ का लम्स महसूस करके वो रो रही थी, मगर सामने वाले को ये आंसू सुकून पहुंचा रहे थे। उसे सिर्फ अपनी ख्वाहिशात से मतलब था। वो दीवानावार उस पर झुका, अपनी शिद्दतें उस पर लुटा रहा था और वो बिन पानी की मछली बनी तड़प रही थी। बेडशीट को मुट्ठियों में जकड़े वो फूट फूट कर रो रही थी। इस चीज़ की ख्वाहिश तो नहीं की थी उसने। वो शख्स अपना मकसद पूरा करके उठा और एक नज़र उसके रोते चेहरे को देखा। अभी तो फिल्म शुरू हुई है, अभी से ये आंसू खबासत से हंसता। उसने एक दम किसी को पुकारा तो दरवाज़ा खुलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। उसके आंसू थमे थे। क्या उसका शौहर, उसका सौदा? वो बेयकीनी से आने वाले शख्स को बेलिबास होते देख रही थी जो अब ऐसा ऐसा उसके करीब आ रहा था। उसमें इतनी सकत नहीं थी कि वो चीख सके, मज़ाहमत कर सके। उसका शौहर उसे किसी और के हवाले करते कोने पर रखे सोफे पर आंखें मूंदे लेट गया। उस शख्स ने आहिस्ता से झुककर उसके लबों को अपने लबों से छुआ था और फिर वो एक बार अपनी ज़ात को रौंदने पर गम मनाने लगी थी। वो क्या थी? उसका वजूद उसे ऐसे क्यों रोंदा जा रहा था? और उसने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था, फिर क्यों वो इस दलदल में गिर गई थी? क्या कसूर था उसका? वो बेबस थी, उसके पास कोई रास्ता नहीं था। क्या बिन बाप की बेटियों के साथ ऐसा होता है? उसके आंसू खुश्क नहीं हुए थे, मगर वो होशो हवास से बेगाना हो गई थी। वो मर गई थी, उसे जीते जी मार दिया गया था। वो शख्स अपनी हवस पूरी करके पैसे उसके ऊपर फेंकता कब का जा चुका था और वहां बचा था तो उसकी सांसें लेता मुर्दा जिस्म। एक कयामत आकर उस पर से गुजरी थी और अब वो जीना नहीं चाहती थी, मगर वो नहीं जानती थी कि उसके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। आप बहुत जल्द मेरी बेटी का निकाह कर रहे हैं, अभी तो सिर्फ 5 साल की है। उन्होंने एक बार फिर अपने शौहर को समझाना चाहा। चुप कर जा नेक बख्त, अपना दामाद कौन सा बड़ा है, वो भी तो 10 साल का है और वैसे भी वो लोग बहुत दौलतमंद हैं। हम एक अरसे से इन्हें जानते हैं, तो बस चुप हो जा। इन लोगों के यहाँ जाने से पहले निकाह होने दे, वरना कहाँ से पालेंगे बेटियों को। इनकी बात पर वो चुप रह गई। यूं वो छोटी सी बच्ची किसी के निकाह में आई थी, इस बात से अनजान के आने वाले कई साल उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। खामोशी का रात 400 छाया हुआ था। वो अभी तस्मीम बेगम को सुलाकर अपने कमरे में आई थी। काफ़ी देर तक वो उससे बातें करती रही थी, उसे वजदान के बचपन के किस्से सुनाती रही थी, जिन्हें सुनकर उसका हंस हंस कर बुरा हाल हुआ था। यहाँ तक कि उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो जल्दी सोने की आदी थी, इसलिए उनके सोते ही वो अपने कमरे में आ गई थी। वजदान अभी तक नहीं आया था, ऐसे में अपने घर वालों की याद उसे बुरी तरह आई थी। कितनी मगन जिंदगी थी उनकी। अपनी सोचों से निकली तो ध्यान उसके सामने रखी वजदान की तस्वीर पर गया था। उसने वो तस्वीर उठाते गौर से देखा। वो बेहद हसीन था कि कोई भी उस पर मर मिट जाता, मगर वो उसका नसीब बना। दिन का मंजर याद आते उसके चेहरे पर शर्मिंदगी मुस्कुराहट ने डेरा जमाया था। बेअख्तियार उसके हाथ अपने लबों पर गए थे। जहाँ उसका लम्स अभी भी महसूस हुआ तो उसका दिल तेजी से धड़का था। वो ना होकर भी हर जगह था, उसे खुद भी वो महसूस हो रहा था। उसका लम्स उसे अपने वजूद के हर हिस्से पर महसूस हो रहा था। उसने आंखें मूंद कर उस तस्वीर को सीने से लगाया था। चेहरे पर शर्मिंदगी मुस्कुराहट छाई हुई थी, यूं जैसे वो उसके सामने हो। इतना खूबसूरत एहसास उसने आज तक महसूस नहीं किया था और अब जब ये एहसास महसूस हुआ तो वो इस शहर से निकल नहीं पा रही थी। घड़ी 11 बजा रही थी जब गाड़ी की आवाज़ सुनकर वो अपनी सोचों से निकली थी। ये आवाज़ वजदान की गाड़ी की थी। उसने जल्दी से उसकी तस्वीर एक तरफ रखी और कुछ आंखें मूंदे लेट गई। कमरे का दरवाज़ा खुला तो उसका दिल तेज़ी से धड़का था। वो खुद में इतना हौसला नहीं पाती थी कि उठकर उससे खाने का ही पूछ ले। वो जो थका हारा आया था उसे सोते देख सुकून का सांस लिया। वो अभी उसे कुछ भी नहीं बता सकता था उसके माँ बाप के मुतालिक। उसे धचका तो इस बात से लगा था कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद इतना कुछ हो गया और उसे पता नहीं लग सका। वो पछता रहा था अपनी लापरवाही पर। उसे कैसे इतनी बड़ी कोताही हो सकती है। वो पागल हो रहा था। चेंज करके वो बाहर आया और लाइट्स ऑफ करता अपनी जगह पर लेटा था। उसके यूं पास लेटने पर वो खुद में सिमटी थी। वो उसकी सोचों से यकसर अनजान थी। वदनान ने एक नज़र उसके सोते वजूद को देखा और सिगरेट सुलगाई। दिल में टीस सी उठी थी, अगर कोई उसके अंदर झांक लेता जो उसकी परेशानी की वजह समझ जाता, मगर ऐसा अब तक कोई था ही नहीं। सिगरेट की बदबू महसूस कर वो शर्म साइड रखती एकदम से उठी थी। आप सिगरेट क्यों पी रहे हैं? सॉरी, मैंने नींद खराब कर दी। शर्मिंदा होते उसने सिगरेट बुझाई तो वो फौरन से नाम में सर हिला गई। आप परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना? उसके परेशान होने पर वजदान ने गहरा सांस भरकर खुद को कंपोज किया था। मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस एक केस की वजह से थोड़ा उलझा हुआ, तुम सो जाओ। इतना कहते वो उठकर कमरे से निकल गया तो उसने उसके बदले अंदाज पर वो चौंकी थी।
उसे इस वक्त क्या करना चाहिए था समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं और क्या नहीं। फिर कुछ सोचकर वो अपनी जगह से उठी और बाहर लाउंज में आई, जहां वो सोफे की पुष्ट से सर टिकाए आंखें मूंदे लेटा हुआ था। वरदान, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर करें, ऐसे अकेले तो परेशान ना हो। उसके पास बैठते उसने आहिस्ता से अपना हाथ उसके हाथ पर रखा था और उसने सुर्ख आंखों के साथ उसे देखा था। मैं बहुत बेसुकून हूँ रेहा, हद से ज्यादा। अचानक से उसके गले लगते वो बोला तो उसके लहजे में नमी महसूस कर उसका दिल दुखा था। रेहा ने उसके गिर्द अपने बाजू सख्ती से लपेटे तो वरदान ने उसके कंधे पर अपने लब रखे थे। मत हो बेसुकून, देखिएगा सब ठीक होगा, मुझे देखिए, मैं भी तो उम्मीद पर जिंदा हूँ। रेहा, उसके लहजे में एक अजीब सी बात थी जिसे सुन वो बुरी तरह चौंकी थी। वरदान, क्या इस बात का ताल्लुक मेरे बाबा से है? उसके सीने से हटते वो पूछ बैठी। तो कुछ सोचकर उसने उसे सब सच बताने का फैसला किया था। किंग ने तुम्हारे घर पर हमला कर दिया है, तुम्हारे माँ बाप अस्पताल में हैं, होश में नहीं है, और सिद्रा सफ़ीर के घर कल सफ़ीर और उसका निकाह हो जाएगा। अगर सिद्रा राजी होती है। उसकी बात पर उसे सकता हुआ था, उसकी वजह से उसके घर वालों के साथ इतना कुछ हो गया था। आंसू उसकी आंखों से रवां हुए थे, दर्द से उसका बुरा हाल था। रिहा प्लीज हिम्मत करो। उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे वो अपने लबों से उसके आंसू चुन गया, मगर इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दर्द बहुत था, हद से ज्यादा। वरदान ने उसे अपने सीने से लगाकर उसे रोने दिया था। अगर ऐसा ना करता तो वो पैनिक हो जाती। मैं सब ठीक कर दूंगा रिहा, गुनाहगार को उसके किए की सजा हर हाल में मिलकर रहेगी। सब तुम्हें थोड़ा सब्र काम लेना होगा, थोड़ा बर्दाश्त करना होगा। मेरी बात का यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आखिर मैं सब ठीक हो जाएगा। रो नहीं। उसका चेहरा हाथों के प्याले में भरे वो उसे मुसलसल पुरस्कून करना चाह रहा था, जो उसका सहारा पाकर और सिसक उठी थी। वरदान, मुझे इन लोगों से मिलना है प्लीज। अभी वक्त नहीं है रिहा, अभी नहीं। किंग के कुत्ते हर जगह घूम रहे हैं और मैं भी नहीं जानता हम लोगों में से कौन उससे मिला हुआ है। हमें हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा। अगर अभी तुम मंजर पर आती हो तो वो तुम्हें फिर से यहाँ से ले जाएगा और हम उस तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। तो कब तक तुम मुझे मुझे यहाँ छुपना होगा वजी? कब तक? मेरे ना मिलने पर उसने देखें मेरे घर वालों के साथ क्या कर दिया। कुछ नहीं किया, मेरी बात सुनो रिहा। वो सिर्फ कुछ खास लोगों को निशाना बना रहा है, और रिपोर्ट के मुताबिक हर लड़की उसके निशाने पर नहीं है, बल्कि कुछ खास। वो बहुत कुछ कहते कहते रुका था, क्योंकि अभी सही वक्त नहीं था। तो मुझ पर भरोसा करो प्लीज। वजदान के कहने पर उसने सर हिलाया और अपना सर उसके सीने पर रखा था। वजदान ने ऐसे ही उसे अपने बाजों में उठाया था और अपने कमरे में आकर उसे बेड पर लेटाया था। खुद दूसरी तरफ आते उसने उसका सर अपने सीने पर रखा और दोनों पर ब्लैंकेट ठीक किया था। वो इस वक्त उसके हिसार में कैद थी, बेबस। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स का ख्याल खुद से भी ज्यादा रखूंगा, उदास मत हो। और ना अब आंखों में आंसू आए। उसकी नम आंखों को अपने लबों से छूते उसने सरगोशी की थी। रिहा ने अपनी बंद रस्ती पलकों पर उसका सुलगता लम्स महसूस किया तो उसका गिरेबान मजबूती से थामा था। वरदान ने आहिस्ता से उसके गाल पर अपने सुलगते लब रखे और फिर गाल से होता वो उसकी थोड़ी को अपने लबों से छूता उसके हसीन चेहरे को देखने लगा, जो रोने की वजह से लाल सुर्ख हो रहा था। उसके बंद याकूती लबों पर अपने लबों की मोहर लगाते वो मदहोश सा उसे खुद में कैद कर गया कि उसका लम्स अपने होंठों पर महसूस कर रिहा ने उसकी गर्दन के गिर्द अपने हाथ बांधे थे। वो मदहोश सा उसकी सांसों की खुशबू को खुद में उतार रहा था। उसके लबों को आज़ादी देते उसने मखमूर निगाहों से उसके भीगे लबों को अपने अंगूठे से छुआ था और फिर आहिस्ता से झुककर उसकी शारक को अपने लबों से छुआ था। अपनी उंगली के पुर से उसके चेहरे का एक एक नक्श छूते वो उसके कान को अपने लबों से छूता उसका सर सीने पर रखते उसे खुद में छुपा गया था। सो जाओ जान, अभी सही वक्त नहीं आया। इतना कहते वो उसे खुद में भेजकर आंखें मूंद गया और रिहा ने उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाया था। वो कल रात से यहाँ मौजूद थी, एक क़यामत थी इन लोगों पर आई थी और अब चीज़ें मज़ीद ख़राब होती चली जा रही थी। सफ़ीर की अम्मी बहुत अच्छी थी, उसका बहुत ख्याल रख रही थी, मगर अभी जो कुछ सफ़ीर इसे कहकर गया था उसने उसका दिल और दिमाग झंझोड़ कर रख दिया था। भला वो कैसे अपनी बहन के मंगेतर के साथ शादी कर सकती है? मगर अभी सफ़ीर की अम्मी ने उसे बहुत कुछ समझाया था और अब उसके पास इस रिश्ते को कबूल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसका निकाह हो जाना था उसकी बहन और माँ बाप के बगैर, मगर अब हालात का यही तकाजा था और ये कड़वा घूंट पीना था। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम थी जब कमरे का दरवाज़ा नॉक हुआ था और वो एक तरह से संभल कर बैठी तो दरवाज़ा खुला और आने वाला सफ़ीर था, जिसके हाथ में खाने की ट्रे थी। आप अम्मी बता रही थी कि तुमने खाना नहीं खाया, तो मैं खाना लेकर आया हूँ। सॉरी, बस वो मुझे भूख नहीं थी। शर्मिंदगी से उसने सर झुकाया था। वो लोग पहले ही इन सब के लिए इतना कर रहे थे और वो मज़ीद उसे परेशान कर रही थी। सॉरी के बोल मैं समझ सकता हूँ, आसान नहीं है ये सब कबूल करना। उसके पास बैठते वो बोला तो वो ज़रा सा खिसकी थी। अम्मी ने बताया कि तुम निकाह के लिए राज़ी हो गई हो, तो मैंने सोचा तुमसे कुछ बातें क्लियर कर लो। जी, वो महज इतना ही बोल सकी। ये निकाह मैं किसी भी तरह के दबाव में आकर नहीं कर रहा हूँ और जब तुम मेरे निकाह में आओगी तो तुम्हारा वही मकाम होगा जो मेरी बीवी का होना चाहिए। रिहा,
मेरी माजी थी, मैं उसकी हिफाजत करूंगा, उसे ढूंढूंगा, मगर मुझ पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा। मैं पूरी दिली रजामंदी से इस रिश्ते को कबूल कर रहा हूँ और तुमसे भी इसी की उम्मीद रखूंगा। उसकी बात पर वो आहिस्ता से अपना सर झुका गई थी, क्योंकि अब बोलने को उसके पास कुछ नहीं बचा था, कुछ भी नहीं। ये मत समझना सिद्रा कि मैं माजी में रहकर तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी करूंगा। मुझे आप पर यकीन है सफ़ीर, मगर मेरी बहन मेरे बारे में क्या सोचेगी? उसके मंगेतर है ना आप। वो बहुत कुछ कहते कहते चुप हो गई। वो कुछ नहीं सोचेगी, क्योंकि हालात की नज़ाकत का उसे भी अंदाज़ा है। मैं बिना किसी रिश्ते के अपने साथ नहीं रख सकता, और अगर तुम्हें अकेला छोड़ा तो किंग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ये खेल बहुत बड़ा और खौफनाक है। यहाँ से निकलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मेरी बात को समझो और सब भूलकर आगे बढ़ो। उसका हाथ थामते वो नरमी से बोला तो वो सर हिला गई। अब उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था यहाँ से आज़ादी हासिल करने का। मैं समझ रही हूँ, मैं आपके साथ हर कदम पर हूँ, और इस किंग से अपनी बहन को बचाने के लिए मुझे जान भी देनी पड़ेगी, मैं दूंगी सफ़ीर, क्योंकि बिना कसूर हुए हम लोगों ने बहुत बुरा वक्त देखा है। मेरे माँ बाप अस्पताल में बिस्तर पर पड़े हैं, मैं बेघर हो गई हूँ, और मेरी बहन, मैं नहीं जानती वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन मैं हर वक्त दुआ गो रहती हूँ इसके लिए अल्लाह इसे सही सलामत रखे और वो जल्द हम लोगों के पास वापस आ जाए। ये कहते हुए उसकी आंखें नम थीं, वो रो रही थी। सफ़ीर ने आगे बढ़कर उसे गले लगाया था और उसका सहारा पाते वो फुट फुट कर रोई थी। वो बेहिस्सो हरकत बिस्तर पर पड़ी थी और वो दरिंदा उसे नोच खसोट रहा था। आज उसे यहाँ आए तीसरा दिन था और इन 3 दिनों में उसकी आबरू रेजी हुई थी और उसकी इज्जत की धज्जियाँ बिखेर दी गई थीं। वो रो रही थी, लेकिन अब तो रोना भी जैसे ख़त्म होता जा रहा था। वो पत्थर की हो गई थी। उसे ऐसे लगा उसका शौहर उसका सौदा किए न जाने कहाँ गायब हो चुका था और वो इन दरिंदों के रहमो करम पर थी। वो आदमी अब किसी से उसको बचने की बात कर रहा था और वो जैसे जैसे इस आदमी की बातें सुनती जा रही थी उसे इस दुनिया के लोगों से घिन आ रही थी। वदनान बिजाते खुद उसके निकाह में शिरकत के लिए आया था और एक भाई की तरह उसने सब कुछ किया था। एक अनजान इंसान की अपने लिए इतनी फिक्र देख उसकी आंखों में आंसू आए थे और जब वदनान ने अपना हाथ उसके सर पर रखा तो उसकी आंखों से आंसुओं का एक सेल रवां हुआ था। जिंदगी के इतने बड़े दिन उसके साथ उसका कोई भी अपना नहीं था। दिल दुख से भरा हुआ था, मगर वो कमज़ोर पड़कर अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। वो सफ़ीर और उसकी माँ की शुक्रगुजार थी कि इन लोगों ने उसे अपनाया था, वरना वो कहाँ जाती, ये दुनिया तो उसे नोच खाती। निकाह के बाद सफ़ीर की अम्मी उसे सफ़ीर के कमरे में छोड़कर गईं तो उसका दिल एक नई लय पर धड़का था। कल तक जो इंसान उसकी बहन का था आज वो उसका हो गया था। ये सोच आती सारे ख्वाब ज़मीन बोस होकर बिखर गए थे। उसने सोच लिया वो इस रिश्ते को नहीं निभाएगी, बल्कि अपनी बहन के वापस आने पर वो सफ़ीर और इसके बीच से निकल जाएगी। अभी वो इसी सोच में थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला था और सफ़ीर कमरे में दाखिल हुआ था। सलाम करता वो उसके पास बैठा तो वो खुद में सिमटी थी। सफ़ीर ने आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने लब रखे तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी हुई थी। वो उसे रोकना चाहती थी, मगर खुद में अब हिम्मत नहीं पा रही थी। सफ़ीर, रिहा, सब भूल जाओ, याद रखो तो ये कि मैं तुम्हारा शौहर हूँ और आज हमारी शादी हुई है। उसके होंठों पर उंगली रखते वो मखमूर लहजे में कहते उसका दुपट्टा उससे अलग करते बोला तो उसने सख्ती से आंखें मीची थीं। उसका सर तकिए पर रखते वो उसके ऊपर आया था और आहिस्ता से उसकी आंखों पर अपने सुलगते लब रखे थे। उसके गाल छूते सफ़ीर ने उसकी थोड़ी पर लब रखे तो वो सिसकी थी। सफ़ीर ने झुककर उसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगाई थी और उसके हाथों को अपने हाथों में उलझाते तकिए से लगाए उसने ज़रा सी आंखें खोलकर उस इंसान को देखा। वो उसकी किसी नेकी का सिला था, वरना जिस तरह उसकी बहन गायब हुई थी वो उस पर इल्ज़ाम लगाकर खुद एक तरफ हो जाता, मगर उसका ज़र्फ बहुत बुलंद था। वो हर कदम पर उसके साथ था और अब वो उसे इसके इस ऐसे रुतबे पर फाइज कर रहा था जिसका तसव्वुर तो कभी उसने किया ही नहीं था। उसकी गर्दन पर झुकते वो उसकी खुशबू को खुद में उतार रहा था और सिद्रा के लिए ये सब बहुत मुश्किल था। उसने घबराकर उसका कंधा थामा था और उसकी शाहरग पर लब रखते वो एक मदहोश सा अपनी शिद्दतें उस पर लुटाने लगा और वो आंखें बंद किए उसका लम्स महसूस कर रही थी। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास था कि कोई है जो उसे इस तरह चाह रहा है, प्यार कर रहा है, उसे एक इज़्ज़त भरा मुकाम अपनी ज़िंदगी में दे रहा है। खुद सुपुर्दगी के आलम में उसने अपनी दोनों बाहें सफ़ीर की गिर्द बांधी और अपना चेहरा उसके सीने में छुपाया तो सफ़ीर ने उसे खुद में भींजा था और आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑफ कर गया। उसकी आंख खुली तो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया था। औरतों का शोर, चीखें, हवास बहाल हुए तो उसने इस सजे सजाए कमरे की तरफ देखा। कल रात उसने पानी पिया था और पीते ही सो गई थी और अब उठी तो इस जगह उसे समझने में देर नहीं लगी थी। उसे इस कोठे पर लाया गया था। उसका डर सच साबित हुआ था। उसका शौहर उसे बेच चुका था। अपनी तलब पूरी होते वो उसका यहाँ सौदा कर गया था और अब उसके आगे सिर्फ खाई थी। पीछे का रास्ता वो अब चुनना चाहती भी नहीं थी। उसने इस सब को कबूल कर लिया था। वो इतने महीनों से मुफ्त में दूसरे आदमियों के साथ थी और अब यहाँ की बाई ने जब उसकी बोली लगाई तो रात के बाद उसकी झोली में पैसे डाले तो उसने हैरत से पैसों की जानिब देखा। ऐसे मत देख, तेरी मेहनत की कमाई है, जहाँ दिल चाहे खर्च करना। बाई की बात सुन उसकी आंखों में आंसू आए थे। दिल तो अब मर गया था, बस ये जिस्म जिंदा था, दूसरों की ज़रूरत पूरी करने को था जो सिर्फ
वो अपना माजी सोचना नहीं चाहती थी। उसने इस नाम नेहाद मेहनत को दिलजमी से किया था और बहुत जल्द वो बाई की खास लड़कियों में शामिल हो गई थी। महज 2 महीने वो एक शरीफ आदमी की बेटी से इस कोठे की मशहूर तवाइफ बन गई थी। उसका दिल फटता था, वो खुद को नोचती थी, चीखती थी और फिर उसका वक्त आया और एक आदमी का उस पर दिल आ गया। उस आदमी की औलाद हुई तो वो जैसे बिभर गया था। उसने इस बच्ची को अपनाने से मना कर दिया। वो इस आदमी से मोहब्बत करने लगी थी जैसे खुद को संभालती। बाई ने उसे कंधा दिया, संभाला और उसे एक ऐसा ओहदा दिया कि एक वक्त आया जब इस कोठे पर सिर्फ उसका राज था। उसके हाथ के इशारे से लोग चलते थे। वो बाई बनी महजबी बाई। महज 16 साल की उम्र में वो यहाँ आई थी। वो सबसे कम उम्र बाई थी किसी भी कोठे की। वो हसीन थी और 30-35 की होने के बावजूद वो 20 साल की लगती थी। उसके हुस्न के चर्चे चारों तरफ थे। एक रात के लिए वो लाखों रुपए समेटती थी और वो उसका खास था, बेहद खास, जिसने उसको खुद को किंग का खिताब दिया था। वो इस दुनिया से लड़ने की सलाहियत रखता था। जो उसके दुश्मन थे वही किंग के दुश्मन थे। वो दोनों एक ही सांप के डसे हुए थे और अब वो वक्त दूर नहीं था जब वो दोनों उस आदमी की ज़िंदगी जहन्नुम कर देंगे। क्यों बेचैन हो रिहा? वो कब से यूं ही टहल टहल रही थी। तस्लीम बेगम ने उससे पूछा तो वो उनके पास आकर बैठी। अम्मी, क्या वजदान किसी से मोहब्बत करते थे? उसके यूं पूछने पर वो बुरी तरह चौंकी थी। ऐसा क्यों पूछ रही हो? खैरियत है बेटा? जी खैरियत है, बस यूं ही। वो इन्हें ये ना बता सकी कि उसने वजदान की शर्ट से किसी के परफ्यूम की खुशबू सूंघी है। पागल, फालतू ना सोचा कर, ऐसा कुछ नहीं है। वजदान सिर्फ तुझसे मोहब्बत करता है, अभी से नहीं, बहुत पहले से। उनकी बात पर वो बुरी तरह चौंकी थी। ऐसा कैसे मुमकिन था भला? वो इसी उधेड़पन में परेशान रहती अपने कमरे में आ गई। कल जिस तरह वजदान ने उसे कहा और अब उसकी शर्ट से लड़की वाली खुशबू, उसका दिल बेहद दुख रहा था। कल वो उसका इंतज़ार कर रही थी जब वो आया, मगर बिना कुछ कहे वो स्टडी रूम में बंद हो गया और उसके कपड़ों से खुशबू। पूरा दिन वो सोचों में घुलती रही। आज वो पूरा दिन घर नहीं आया था। जब ही गुस्सा होते वो तस्नीम बेगम के सोने के बाद अपने कमरे में आ गई और कमरे में अंधेरा करके सो गई, क्योंकि कल तस्नीम बेगम को वापस जाना था। आधी रात उसकी आंख तस्नीम बेगम की आवाज़ सुनकर खुली थी। वजदान की जगह खाली देख उसका दिल एक बार फिर दुखा था। सबूर तस्नीम बेगम को लेने आया था। मैडम, सर के कुछ कपड़े दे दें, इन्हें ज़रूरी केस के सिलसिले में कहीं जाना है। सबूर की बात पर उसके माथे के बलों में इजाफा हुआ था, मगर बिना कुछ कहे चुपचाप वजदान के कपड़े लाकर उसे थमा दिए। पहले ही इस घर में दिल नहीं लगता था, अब तस्नीम बेगम भी जाने वाली हैं। जिंदगी अब एक बार फिर से अजाब हो जाएगी, ये सोचते ही उसकी आंखें नम हो गई। तस्नीम बेगम को नम आंखों से अलविदा कहते वो अपने कमरे में आ गई और सोने के लिए लेट गई। माँ बाप बहन से दूरी, और अब ये सब बहुत मुश्किल था उसका खुश रहना। जहाँ वो खुश रहने की कोशिश करती वहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि वो वापस डिप्रेशन में चली जाती। इन्हीं सोचों में गुम वो नींद की वादियों में उतर गई थी। वीरान बियाबान जंगल के बीचों बीच उसकी नफरी चारों तरफ फैल चुकी थी। आज एक अहम मिशन के सिलसिले में उसे यहाँ आना पड़ा था। वो पूरी तैयारी के साथ दुश्मनों से दो हाथ करने के लिए तैयार बैठा था। उसका ध्यान सारा अपने दुश्मन की जानिब था। आहिस्ता से कदम बढ़ाते वो आगे हुआ और सामने बने इस कॉटेज की तरफ देखा। उसके इशारे पर सारी नफरी चारों तरफ फैली थी। उसने आहिस्ता से पीछे मुड़कर देखा। जहाँ से मास्क में मौजूद वो शख्स उसे इशारा करता वहाँ से निकला था और इशारा मिलते ही वो कॉटेज एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ ज़मीन बोस हुआ था। ओ शिट बॉस, यहाँ इतना फौरन से निकलो सब यहाँ से। वजदान की तेज़ आवाज़ पर वो सब चीखते वहाँ से निकले थे। सर, वो किंग अंदर ही है, वो अपने अंजाम को पहुँच गया है, तुम लोग निकलो यहाँ से। वजदान के तेज़ लहजे पर वो तेज़ी से वहाँ से निकले थे। वो घर में दाखिल हुआ तो घर में अंधेरे का राज था। तस्नीम बेगम के जाने से घर में एकदम सन्नाटा हो गया था। वो कमरे में आया तो कमरे में सन्नाटा था और वो गहरी नींद में बिस्तर पर नींद में गुम थी। वो फ्रेश होकर उसके पास आकर लेट गया। जानता था वो इससे बदगुमान हो रही है, मगर अभी सही वक्त नहीं आया था कि उसे सब सच बताया जाए। उसके चेहरे पर बिखरे बालों को संवारते वो झुककर उसके माथे पर अपने लब रख गया तो वजदान का लम्स महसूस करते रिहा ने नींद से बोझल आंखों को खोला और उसे देखा था। उसे जागता पाते वजदान ने आहिस्ता से उसकी पलकों पर अपने सुलगते लब रखे थे। अम्मा बता रही थी बदगुमान हो रही हो मुझसे, शक कर रही हो मुझ पर। उसके यूं डायरेक्ट कहने पर वो शर्मिंदा होती करवट बदल गई तो वजदान ने मुस्कुराहट दबाते उसके गिर्द अपना हिसार बनाया और उसके कंधे पर अपनी थोड़ी टिकाई थी। चलो ठीक है, बीवियाँ थोड़ी शकी होती हैं, मगर आपको किस लिए शक हुआ? हम तो गोडे गोडे आपके इश्क में डूबे हुए, कुछ वक्त में किसी से इश्क नहीं होता। तड़क कर कहते उसने वजदान की गिरफ्त से निकलना चाहा तो वो अपना हसार मजीद सख्त कर गया। अगर मैं ये कहूँ कि ये इश्क 2 दिन का नहीं बरसों का है तो? उसकी बात पर रिहा ने झटके से सर उठाकर उसे देखा था। फजूल बात मत करें, हमें मिले हुए कुछ हफ्ते ही हुए हैं, मेरा दिल रखने के लिए झूठ मत बोलें। वजदान उसके सीने को हाथ मारते गुस्से से बोली तो उसका हाथ थाम कर अपने लबों से लगा गया। वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा, बस मेरा भरोसा रखो। और वो परफ्यूम की खुशबू सिदरा की थी। रुखसती के वक्त रोई तो उसे चुप करवाया था मैंने एक भाई की तरह। उसके फूले फूले गालों को छूते वो बोला तो हया से उसकी पलकें लर्जी थीं। और रही बात इस रिश्ते को आगे बढ़ाने की, तो अभी कई राजों से पर्दा उठाना बाकी है जो यकीनन तुम्हारे लिए काबिल कबूल नहीं होंगे। जब तक मैं इन राजों से पर्दा नहीं उठा देता
مجھے وقت درکار ہے. میری خواہش ہے کہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو ہمارے درمیان کوئی غلط فہمی نہ ہو, کوئی اذیت, کوئی تکلیف نہ ہو. اس کے چہرے کو تھامے وہ نرمی سے بولا تو ریحا نے زور سے اٹھ کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوا تو اس کے عمل سے ودنان چونکا تھا. ایک آتش فشاں کو بھڑکا رہی ہو. مجھے آپ کو محسوس کرنا ہے, اس رشتے کو نام دینا ہے ودنان, جو ماضی تھا. مجھے اس کے بارے میں جاننا, مجھے حال میں جینا ہے. میں آپ سے محبت کرنے لگی ہوں اور یہ بات مجھے کہنے میں کوئی دقت نہیں ہے. اس کے گرد باہوں کا حصار بنائے. وہ اس کے کانوں میں رس کھول رہی تھی. ایسے کرو گی تو بندہ بشر ہوں, بہک جاؤں گا. اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس نے ریحا کے کان کی لو کو اپنے لبوں میں دبایا تو ایک سسکی سی اس کے منہ سے نکلی تھی. ودنان نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا جہاں صرف اور صرف اس کا عکس نمایاں تھا. یہ کاغذات کیسے ہیں؟ طلاق کے کاغذات ہیں. میں اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ میں پہلے کم عمری میں نکاح اور اب طلاق کیوں ہماری بیٹی کی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ برباد نہیں, آباد کر رہا ہوں. وہ لوگ زیادہ امیر ہیں اور پیسے بھی زیادہ دیں گے تو آپ پیسوں کے لیے ہماری بچی کا سودا کریں گے؟ سودا نہیں کر رہا, اس کا مستقبل بنا رہا ہوں. وہ لوگ کبھی طلاق نہیں دیں گے اور بس مجھے نہیں پتا کچھ بھی کرتا ہے کیا ہے. آخر وہ میری مت ماری گئی تھی جو شادی کر دی, مگر اب مجھے نصیحت ہو گئی ہے, اب یہ طلاق ہو کر رہے گی, ورنہ نکاح کی ویسے بھی کوئی اہمیت نہیں اور نہ تم ہماری بیٹی کو اس نکاح کا بتاؤ گی. اپنے شوہر کی بات پر وہ بس ان کا چہرہ ہی دیکھ کر رہ گئی تھی. وہ اس کی باہوں کے حصار میں قید تھی اور وہ اس کے لمس کو محسوس کرتا, اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھو کر ماتور کر رہا تھا. مجھے نہیں پتا کیوں مگر یہ آنکھیں مجھے اس دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں لگتی ہیں. اس کی آنکھوں پر اپنے لب رکھتے وہ آہستہ سے بولا تو ریحا کے چہرے پر الوہی مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا تھا. مجھے لگتا تھا میں کبھی شادی نہیں کر سکوں گا. میں شادی سے بہت خائف رہتا تھا. اماں کے بار بار کہنے کے باوجود مجھے یقین تھا کہ میرا صبر رائے گا نہیں جائے گا. اس کے پلکوں کو چھوتے ہوئے سرگوشی میں بولا تو ریحا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا. کیا آپ مجھے پہلے سے جانتے ہیں وجی؟ اس کے کالر کو مٹھی میں جکڑتے اس نے پوچھا تو ودنان نے بغور اس کا چہرہ دیکھا. اگر میں کہوں کہ ہاں تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کب سے مجھے جانتے ہیں. تو میں کہوں گا کہ بچپن سے, جب سے ہوش سنبھالا. صرف ایک کام کیا ہے, تم سے محبت کرنے کا. اس کی بات پر اب کے چونکنے کی باری اس کی تھی. وجی, میں وہ انسان ہوں ریحا جس سے نکاح میں تم اس وقت بندھی تھی جب تمہیں خود کا بھی ہوش نہیں تھا. محض 5 سال کی عمر میں وہ اس کے سر پر دھماکہ کر گیا اور اس نے بے یقینی سے ایک جھٹکے سے اسے دیکھا تھا. ہاں یہی سچ ہے. نکاح کے بعد میرے بابا کا تبادلہ ہو گیا تھا اور ہم دوسرے شہر شفٹ ہو گئے. بابا کے اچانک انتقال کے بعد ہم واپس آئے تو تم لوگ وہاں نہیں تھے. ہم نے سب سے معلوم کروایا مگر تمہارا کچھ پتہ نہ چل سکا. میں ایک عرصے تک تمہیں ڈھونڈتا رہا. میں پولیس فیلڈ میں بھی اسی لیے آیا تاکہ تمہیں ڈھونڈ سکوں. تب میرے پاس سفیر کیس لے کر آیا. تمہارا نام اور پھر تمہارے بابا کا نام سن کر میں چونک اٹھا. جب معلوم کروایا تو تم میری ہی ریحا نکلی. میں تمہیں ڈھونڈنے نکلا تو راستے میں تم مجھے مل گئے. میں تمہیں سچ بتانا چاہتا تھا مگر میں جانتا تھا تم سچ پر یقین نہیں کرو گی اور پھر تمہاری حفاظت کرنا میرے لیے بہت ضروری تھا. جبھی اتنا بڑا قدم مجھے اٹھانا پڑا. اماں تو تمہیں دیکھتے ہی پہچان گئی تھی مگر میں نے انہیں سمجھایا کہ ابھی تم شاید اس حقیقت کو برداشت نہ کر سکو. میں تمہیں کسی بھی قسم کا کوئی تکلیف, کوئی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا ریحا. اس کی باتوں پر ریحا کا دماغ ماضی میں الجھا تھا. اسے اب سمجھ آیا تھا کیوں اس کے بابا بار بار اس کی شادی کے لیے زور دیتے تھے, کیوں بچپن میں ہی اس کے رشتے ہو کر ٹوٹ جاتے تھے. وہ اس کے لیے امیر سے امیر لڑکے ڈھونڈتے تھے اور اس بات سے اس نے اکثر اپنی ماں کو پریشان دیکھا تھا. اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ دل کیا چیخے وہ اس کا نکاح کرنا چاہتے تھے. اگر وہ اغوا نہ ہوتی, اگر اس کی سفیر سے شادی ہو جاتی تو وہ زنا جیسے عمل کی مرتکب ہوتی, وہ ایک گناہوں بھری زندگی گزارتی. یہ سوچ آتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے اور وہ ودنان کے سینے سے لگتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. جان, اس لیے نہیں بتایا کہ تم یوں رو رو کر خود کو تکلیف دو. اس لیے بتایا کہ یہ نیا رشتہ شروع کرنے سے پہلے ہمارے درمیان کوئی جھوٹ نہ ہو, ہمارے درمیان کوئی راز نہ ہو. اس کی گردن پر جھکتے وہ سرگوشی کرتا. اس کی بیوٹی بال کو لبوں سے چھوتے ہوئے پیچھے ہٹا تو اس نے نم آنکھوں سے ودنان کو دیکھا اور آہستہ سے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ کر خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا. ودنان کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھا. وہ تو سمجھتا تھا سچ جاننے کے بعد وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دے گی. اپنے باپ کو کوئی بھی بیٹی کبھی غلط نہیں سمجھتی, مگر وہ کیا جانتا تھا کتنا کچھ وہ برداشت کر کے بیٹھی ہے. ودنان آہستہ آہستہ اپنی سانسیں اس میں اڈیل کر اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا. اس کا ہاتھ ریحا کے پور پور کو محسوس کر رہا تھا اور وہ آنکھیں موندے اس کا لمس اپنے جسم پر محسوس کرتی پرسکون ہو رہی تھی. یہ وہ سکون تھا جو اسے کسی اور دنیا میں لے گیا تھا. ودنان نے اس کو ہونٹوں کو آزادی دی اور اس کی گردن کو اپنے لبوں سے چھوا اور پھر وہاں اپنی محبت کا نشان چھوڑتے اس نے بیوٹی بون پر اپنے لب رکھے تھے. اس کی شرٹ کندھوں سے سرکاتے وہ اپنے لب وہاں رکھ گیا تھا اور پھر آہستہ سے وہ پورا اس پر حاوی ہوا تھا. اپنے پورے وجود پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کر ریحا نے اس کی شرٹ کو مٹھیوں سے تھاما تو وہ ذرا سا اٹھ کر اپنی شرٹ اتار دور پھینک گیا. اسے یوں دیکھ ریحا کا دل بری طرح دھڑکا تھا. وہ آہستہ سے اس پر جھکتا, اس کے لبوں کو ایک بار پھر اپنی گرفت میں لے گیا تھا. وہ اس پر حاوی ہوتا اپنی شدتوں سے اسے روشناس کروا رہا تھا.
وہ आंखें बंद किए बस उसे महसूस कर रही थी और वो रफ्ता रफ्ता उसकी रूह में तहलील होता जा रहा था। रिहा ने जरा सी आंखें खोल खुद पर झुके उस शख्स को देखा जो अपनी मोहब्बत की बारिश में उसे पूर पूर भिगो रहा था। वो सरापा मोहब्बत था उसके लिए, वो हर हाल में उसके साथ था और यही यकीन उसे मायूस नहीं होने दे रहा था। इसी की वजह से उसकी बहन आज महफूज हाथों में थी और एक लड़की को क्या चाहिए होता है, वो अपने माजी से अनजान बिल्कुल भी नहीं थी, मगर अभी सही वक्त नहीं आया था कि वो इन राजों से पर्दा उठा दे जिन्हें वो खुद से भी छुपाए बैठी थी। वजदान की गर्दन के गिर्द बाहें डाले वो उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा गई और वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ उसे महसूस करना चाहती थी जैसे उसने बेतहाशा मोहब्बत की थी, बेगर्ज और बेलौस। अस्पताल कॉरिडोर इस तरफ सुनसान पड़ा था। पहरेदारी पर मामूर कांस्टेबल सर्दी की वजह से चाय पीने गए थे। वो मास्क पहने काली चादर खुद पर ताने आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ जहां शम्स साहब बिस्तर पर बेहोश पड़े थे। उसने एक नज़र इस शख्स को देखा, आंखों में नफरत थी कि शोले लपक रहे थे। उसने दबे कदमों से वो फासला अबूर किया था और फिर बहुत खामोशी से मशीन का बटन बंद किया था। ऐसे करते उसकी आंखों में कई किरचियाँ थीं मगर वो कमज़ोर नहीं था। वो जैसे आया था वैसे ही दबे कदमों वापस पलट गया क्योंकि अब यहाँ रहना बेफजूल था। वो अपना काम पूरा कर चुका था, अब आगे देखना था कि उसका काम हुआ है या नहीं। आंखों में एक अजीब सा तासुर लिए वो वहाँ से निकलता चला गया और उसके जाते ही दूसरी तरफ से कांस्टेबल वापस से ड्यूटी पर आए थे। आईने में खड़ी वो अपने बाल बना रही थी जब सफ़ीर ने पीछे से उसे अपने हिसार में लिया और आहिस्ता से उसके बाल साइड करते अपने लब उसकी गर्दन पर रखे तो शर्म से उसकी पलकें झुकी थीं। मॉर्निंग मेरी जान, कल सुबह एक अहम काम के सिलसिले में सफ़ीर को जाना पड़ा था और अब रात का गया वो अब आया था। अस्सलाम वालेकुम मॉर्निंग। अपने पेट पर बंधे उसके हाथों पर अपने हाथ रखते वो शर्मिंदी मुस्कुराहट के साथ बोली तो सफ़ीर ने मखमूर निगाहों के साथ उसे देखा था। नाराज़ तो नहीं होना मुझसे, मैं यूं ही छोड़कर चला गया था। उसके कान पर लब रखते वो उससे पूछ रहा था जो उसके लम से खुद में सिमटी जा रही थी। मैं भला क्यों आपसे नाराज़ होंगी, ये तो आपका काम है ना और मुझे समझना होगा। उसकी बात पर सफ़ीर ने उसकी पिछली गर्दन पर अपने लब रखे और फिर आहिस्ता से अपनी जेब से एक लॉकेट निकालकर उसकी सुराहीदार गर्दन की जीनत बनाया था। इतना खूबसूरत लॉकेट देखकर उसकी आंखें नम हुई थीं। सफ़ीर ये मुंह दिखाई जो मैं पहले ही दे देता अगर मुझे जाना ना होता, मगर अब भी देर नहीं हुई। ये मेरी तरफ से मेरी बीवी को एक खूबसूरत तोहफा। उसका रुख अपनी तरफ करते सफ़ीर ने उसके माथे पर लब रखे और वो सिदरा ने आहिस्ता से अपनी आंखें मूंदी थीं। सफ़ीर ने झुककर इन बंद आंखों को अपने लबों से छुआ और ऐसे ही गाल पर लब रखते वो आहिस्ता से उसके लबों को अपनी गिरफ्त में लेते उसकी सांसों को पीने लगा। सिदरा ने घबराकर उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोचा तो वो उसे कमर से पकड़ता ड्रेसिंग पर बिठा गया। वो मदहोश सा उस पर झुका था कि वो मज़ाहमत भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो बुरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले चुका था। और सफ़ीर बाहर अम्मी उसे बाहों में भरे वो बेड की जाने बढ़ा तो सिदरा ने बौखलाकर उसे होश दिलाने की कोशिश की। अम्मी को पता है बेटा एक दिन बाद घर आया है, बहू आज फारिग नहीं मिलेगी। इतना कहते वो उसे बेड पर लेटाकर खुद उस पर हावी हुआ था। अपनी शर्ट उतारकर दूर फेंकते वो उस पर हावी हुआ और उसे लम्हों में पूरी दुनिया भुला गया। वो आंखें बंद किए उसे महसूस कर रही थी। जान तो तब निकली जब कमीज़ की जिप खुलती महसूस हुई। सफ़ीर बहुत थक गया हूँ, आज ये थकन उतारने दो। उसकी शाहरुख को लबों से छूते वो आहिस्ता से उसकी शर्ट नीचे सिरका गया। सिदरा ने खुद को उसके रहमो करम पर छोड़ दिया था। आज वो अपने मकसद के एक कदम और नज़दीक पहुंच गया था। अब महज कुछ वक्त बचा था और उसका पूरा बदला हो जाता। जिस मकसद के लिए वो किंग बना था वो मकसद पूरा हो जाता और वो खुश था, आज बेहद खुश। उसे आज से पहले इतनी खुशी कभी नहीं हुई थी। महाजबी ने उसके खिले चेहरे को देख आंखों ही आंखों में उसकी नज़र उतारी थी। मैं तुम्हें हमेशा यूं ही खुश देखना चाहती हूँ। महाजबीन की बात पर वो मुस्कुराया था और मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है माँ, मगर अब वक्त आ गया है अपने दुश्मनों को सबक सिखाने का। गुनाहगार को उसके गुनाह की सज़ा मिलकर रहेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना बदला लेकर रहूँगा। फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा मेरे आगे आने की, मेरा मुकाबला करने की, मुझसे चालाकी करने की। उसकी बात पर महाजबी ने मुस्कुराकर उसके आगे गिलास रखा और खुद उसके पहलू में दराज हुई थी। किंग ने उसे आहिस्ता से कमर पकड़कर अपने नज़दीक किया था। इस सफ़र में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, मैं खुशकिस्मत हूँ जो तुम मुझे मिली। वो कभी इस तरह नहीं करता था, जैसे ज़रूर कुछ ऐसा हुआ था कि वो ऐसा कर रहा था। तुम्हें खुश देखकर मेरे दिन भर की थकन उतर गई है किंग। मेरी दुआ है कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओ और फिर हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे जहाँ कोई हमें नहीं जानता होगा। उसकी शर्ट के बटन से खेलते वो आने वाले दिनों का सोच रही थी। वो अपना जिस्म बेचने पर मजबूर थी, मगर अब मजीद नहीं। वो दोनों अपने मकसद के बेहद करीब थे। किंग ने आहिस्ता से उसे खुद पर झुकाया और उसके लबों पर अपने लब रखे। वो हमारी दुनिया होगी, फिर चाहे वो हमें मरने के बाद ही क्यों ना मिले। उसकी बात समझते वो मुस्कुराई थी। मुझे यकीन है तुम पर। उसका हाथ मजबूती से थामते वो पुर यकीन थी। उसकी आंख खुली तो खाली कमरा देख वो फौरन से उठ बैठी थी। वजदान आप बाहर हैं? खुद का हुलिया ठीक करते वो बाहर आई तो वजदान कहीं नहीं था। घड़ी सुबह के 6 बजा रही थी। इतनी सुबह सुबह वजदान की गैर मौजूदगी ने उसे बेहद उदास कर दिया था। लगता है फिर किसी केस के सिलसिले में चले गए हैं, खुद से कहते वो वापस बेड पर आकर बैठ गई।
रात इन्हें सोते हुए काफ़ी देर हो गई थी। वो अपनी आंख खुलने पर हैरान थी, लेकिन अब दोबारा सोना सर दर्द को दावत देना। वो उठकर फ्रेश हुई और आईने के सामने आकर उसने अपना एक नया रूप देखा। उसे खुद में वजदान का अक्स दिखा था। चेहरे पर शर्मिंदगी मुस्कुराहट आई थी। अपनी गर्दन पर हाथ रख उसने वजदान के दिए निशान को छुआ था और उसकी एक एक पुर पर उस शख्स की हुक्मरानी थी, उसका नक्श था। अपने होंठ पर हाथ रखते उसे उस शख्स का लम्स याद आया तो निगाहें खुद ब खुद झुकी थीं। भला कोई यूं भी उसे चाहेगा, इसने तो सोचा भी नहीं था। आज वो मुकम्मल हो गई थी, उसका इश्क मुकम्मल हो गया था और अब एक और चीज़ थी जिसे मुकम्मल करना था और उसका उसे बेसब्री से इंतज़ार था। चादर में खुद को छुपाए वो वजूद आहिस्ता से वहाँ से निकलता एक गाड़ी में बैठा था। दिल में पकड़े जाने का खौफ भी था, मगर ये कदम एक ना एक दिन तो उठाना ही था और अब जब मौका था तो वो ये मौका कैसे ज़ाया होने देती। गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों से होती अपने मखसूस ठिकाने पर पहुंची थी। उसने गहरा सांस भरा था और गाड़ी से उतरते वो आहिस्ता से चलते ऊपर उस जगह रुका जहाँ से सब शुरू हुआ था। अंदर कदम रखे तो सामने ही किंग को विराजमान पाया। फाइनली तुम आ गई। किंग ने खड़े होकर बाहें फैलाईं तो वो वजूद भागकर उसके सीने से लगा था। कैसी हो, उसके माथे पर लब रखे तो चादर उसके सर से ढलकी थी। किंग ने मोहब्बत भरी नजरों से उसे देखा था। वजदान को पता तो नहीं चला ना कि तुम यहाँ हो। किंग की बात पर उसने नफी में सर हिलाया था। तभी अचानक किंग ने अपना मास्क उतारा था। वजदान का कोई हाथ नहीं है इस सब में, ये सब बाबा का किया धरा है। वही है जिन्होंने बचपन में मेरा निकाह वजदान से करवाया और लालच में अब किसी और से मेरी शादी करवा रहे थे। वो ऐसा अब कभी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि अब ऐसा करने के लिए इन्हें ताकत चाहिए जो उनके पास नहीं। किंग की आंखों में शोले लपके थे। मुझे खुशी है रिहा, तुमने सच जानकर मेरा साथ दिया। तुम्हारी वजह से मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच गया हूँ। सिर्फ मेरी बीवी की वजह से मुझे क्रेडिट नहीं दोगे सबूर? वजदान की आवाज़ पर वो दोनों बुरी तरह चौंके थे। रिहा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थीं। वहीं ये जान करके किंग कोई और नहीं सबूर ही है। वजदान को झटका लगा था, मगर ये वक्त जज्बाती होने का नहीं था। सबूर ने उसके बढ़ते कदम देखे तो रिहा को बेसख्ता अपने पीछे किया था। बेफिक्र हो, इसे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इससे दिल का रिश्ता है, मगर तुम इतना बड़ा सच मुझसे छुपाकर मेरे ही अंडर काम करते रहे और मुझे पता ही नहीं चल सका। मैं वाकई एक बेवकूफ़ मर्द हूँ जो जज्बों और रिश्तों पर यकीन रखता है। वजदान की बात पर उसका दिल कटा था। वो उसे सच नहीं बता सकती थी और झूठ वो ना चाहते हुए भी इससे बोल गई थी। ऐसा सच जिसकी कोई माफ़ी नहीं थी। रिहा के इस सब में कोई हाथ नहीं है वजदान, जानता हूँ, मगर मैं आज सिर्फ सच जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। सबूर उस किंग का सच जो वो आज तक इस दुनिया से छुपाता आया है। वजदान की बात पर उसने गहरी सांस भरकर अपने पीछे छुपी रिहा को देखा था और वो अपनी वजह से अपनी बहन का घर बर्बाद नहीं होने दे सकता था। ऐसा तो वो मरकर भी नहीं कर सकता था। रिहा ने उसे इशारे से मना करना चाहा, मगर वो उसके हाथ पर हाथ रखते उसे अपने होने का यकीन दिलाता। सर हिला गया था। आ जाओ यहाँ, बात करना ठीक नहीं है। वजदान को इशारा करते वो रिहा का हाथ थामे आगे बढ़ा तो वो आहिस्ता से उसके पीछे बढ़ा था। इस कोठे में माँ जबी को वो मिला था, 11 साल का सबूर, जिसे अपना कोई नहीं मानता था। अपनी माँ को दूसरों की रातें रंगीन करते देख उसका कलेजा छलनी होता था और वो आदमी रोज़ आकर उसकी माँ को रुलाता था। वो छोटा बच्चा डरकर माँ जबी के पास जाकर छुप जाता और वो खुद जुल्म की शिकार उसे खुद में छुपा लेती। ना जाने कब तक यही सब चलता रहता कि उसकी माँ एक बार फिर से उम्मीद से हो गई और उस आदमी ने एक तूफान बदतमीजी बर्पा कर दिया। और जब बेटी की पैदाइश हुई तो एक रात वो चुपके से आकर उस बच्ची को ले गया। उसकी माँ ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। उसका बाप एक अच्छा आदमी नहीं था। वो अपनी बहन को ढूंढने बाहर निकला तो कुछ ओबाश आदमियों के हत्थे चढ़ गया और जब उसके सामने उसका बाप का चेहरा आया तो उसे यकीन नहीं आया कि उसका बाप उसे बेच सकता है। इन आदमियों ने उसकी मासूमियत छीन ली थी। वो रोता बिलखता सिसकता रहा, तड़पता रहा, मगर इन जालिमों ने उसे ना बख्शा। उसका बाप उसका सौदा कर गया था। वो ना जाने कितने दिनों तक और ना जाने कितने लोगों का निशाना बनता रहा। उसे रह रहकर अपनी माँ की फिक्र सता रही थी। वो पहले ही बेटी के गम में मुब्तला थी। उसकी गुमशुदगी ने उसकी माँ का क्या हाल किया होगा। वो सोचों में गुम था। उसे यहाँ आए महीने होने को आया था तब उसे पता चला कि उसका बाप उसकी बहन का सौदा करने आया था, मगर वो बच्ची बहुत छोटी थी इसलिए वो इसमें कामयाब नहीं हुआ। ये सुनकर उसकी नसें फूलने लगी थी, दिमाग फट रहा था। ऐसे कैसे भी करके अपने बाप का पता करवाना था उसे। 1 साल 2 साल वो यूं ही दर बदर भटकता रहा और कभी किसी के बिस्तर पर तो कभी फुटपाथ पर भीख मांगता। 5 साल गुजर गए थे, वो वापस नहीं जा सका था। रोज़ मुशक्क़त के बाद वो अपनी माँ के लिए रोता था और फिर उसकी दुआएं रंग ले आई थीं। वो वहाँ से भागने में कामयाब हुआ तो अपने बाप को ढूंढा था कि हमेशा की तरह जुए के अड्डे पर था। उसकी बहन का निकाह हो चुका था। वो अपनी माँ के पास जाना चाहता था। बहुत मुश्किल से बचते बचाते वो कोठे पर पहुंचा तो उसे माँ जबी ने कमरे में बंद कर दिया। वो रो रहा था अपनी माँ के लिए। तब उस पर यह हौलनाक इंकशाफ हुआ कि उसकी माँ उसके पीछे गई थी और कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया और फिर कुछ वक्त बाद उसकी कटी फटी लाश मिली थी जिसको इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया था। वो बिखर गया था। करने वाला सब उसका अपना बाप था। ऐसे वक्तों ने माँ जबी ने उसे सहारा दिया और दुनिया की नज़रों से छुपा दिया। उसकी सारी तालीम और तरबियत माँ जबी ने की थी। वो उसे अपने साथ रखती थी। जितना कुछ उसे आता था वो सबूर को सिखाती जाती।
वो उम्र में उससे बड़ी ज़रूर थी, मगर उसका तजुर्बा सबसे ज़्यादा था। उसने इस कोठे के लिए बहुत कुछ किया था और सबूर के लिए भी, लेकिन उसका ख़ानदान तो बिखर चुका था। उसे अपने बाप से बदला लेना था। वो उस पर नज़र रखता था, वो जिस शहर जाता उस पर नज़र रखता, और फिर वक्त गुजरता गया और वो बड़ा हो गया। उसने अपने आदमियों के साथ एक टीम बनाई जिसमें लोगों को गंदे दरिंदों से महफूज रखा जाता था। जमील और सुबहान उसके खास आदमी थे। वो दोनों ही उसके और महाजबीन की हकीकत से अनजान थे। वो महाजबीन के लिए जज्बात रखता था, मगर वो उससे कोई ताल्लुक नहीं रख सकता था। वो पुलिस फील्ड में इसीलिए आया था और उसे बहुत खुशी हुई थी वजदान से मिलकर। वो लोगों के लिए काम करता था और उससे अच्छा इन लोगों के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता था। फिर एक कॉलेज जाते उसने रिहा का रास्ता रोका और उसे सारी हकीकत बता दी। सच पर यकीन करना बहुत मुश्किल था, मगर अपने बाप के रवैये से वो अच्छे से वाकिफ थी और उसके ताने उसने सबूर से वादा किया कि वो वापस उसके पास आ जाएगी और कभी निकाह नहीं करेगी, और ठीक निकाह के बाद वो सबूर के पास आ गई। सुबहान और जमील की वजह से उसे ये सब नाटक करना पड़ा था और इन दोनों ने उसे भागने में मदद की थी। किंग की मौजूदगी में वो उस पर जुल्म करते थे, मगर ज़्यादा नहीं, और कुछ निशानात वो जानकर खुद को देती थी ताकि इन दोनों को शक न गुजरे। वो वहाँ से निकली तो उसे समझ नहीं आया वो कहाँ जाए, जब अचानक वो वजदान की गाड़ी से टकराई थी। वो हद से ज़्यादा खौफजदा हो चुकी थी। वजदान इसीलिए अपने साथ ले आया, और जब उसने वहाँ सबूर को देखा तो उसकी जान में जान आई थी। दोबारा से निकाह करने का मशवरा भी सबूर का था, क्योंकि उसके नज़दीक बचपन का निकाह नहीं होता। वो वजदान के साथ मिलकर दुश्मनों की धूल चटा रहा था। वजदान को इस बात का इल्म था कि किंग बुरा नहीं है, बल्कि वो हर कदम पर उसकी मदद ही करता था। वो अपने बाप को सबक सिखाना चाहता था। उसे लगता था रिहा के अगवा होने से उसका बाप कुछ न कुछ सबक ज़रूर हासिल करेगा, मगर इंतहा तब हुई जब उसने सिदरा का सौदा करना चाहा। वो एक लालची आदमी था और वक्त के साथ साथ उसकी लालच बढ़ती जा रही थी। ये सब ठीक है, मगर तुमने इनके घर हमला क्यों करवाया? उसके खामोश होने पर वजदान ने सवाल किया तो उसने ना में सर हिलाया। मैंने कोई हमला नहीं करवाया था, और मेरे लोग मालूम कर रहे हैं कि हमला किसने करवाया है। अभी वो इसी बात को कर रहे थे कि जब वजदान और सबूर दोनों का फ़ोन एक साथ रिंग हुआ था। फ़ोन उठाने पर जो खबर इन दोनों को मिली, इसने इन दोनों के कदमों से ज़मीन खींच ली थी। शम्स साहब को किसी ने कत्ल कर दिया था। अस्पताल के CCTV से एक शख्स नजर आया, मगर चेहरा छुपा होने की वजह से वो लोग उसे पहचान नहीं पाए थे। रिहा और सिदरा इतने वक्त बाद मिलकर खूब रोई थीं और अब भी वो अपने घर के बजाय सफ़ीर के घर पर मौजूद थीं। सबूर ने परेशानी से उसे देखा था। अगर इनका कत्ल किसी और ने किया है तो कौन है वो? क्या कोई और दुश्मन? सबूर की बात पर वो चौंका था। क्या लगता है सबूर कौन हो सकता है जिसकी इनसे दुश्मनी हो? इनकी हर एक से दुश्मनी थी। वो मेरा बाप था, मैं इसे सजा देना चाहता था, मगर मारना हरगिज़ नहीं चाहता था। ना मेरा कोई ऐसा इरादा था। वो जो कोई भी है उसने इतना बड़ा कदम ऐसे ही तो नहीं उठाया। सबूर, महाजबी से तुम्हारा क्या रिश्ता है? उसकी बात पर सबूर चौंका था। वो क्या बताता कि इतने साल से गुनाह की एक दलदल में फंसा हुआ है जिससे चाहकर भी वो बाहर नहीं आ सकता, कि इस औरत के उस पर कई एहसान थे। वो मेरी एक गलती है जो मेरे गुनाहों को बढ़ा गई। उसने जितनी मदद की उसका शुक्रगुजार हूँ, मगर कुछ ऐसा है जो वो छुपाती है और कोई उससे वाकिफ नहीं है। वो अपनी बात अभी मुकम्मल भी नहीं कर पाया था जब एक खबर ने इन दोनों को साख्त किया था। महाजबी भाई ने खुदकुशी कर ली है बॉस, वजदान का अहलकार आकर उसे बोल रहा था, और वो दोनों बेयकीनी से उसे देख रहे थे। वो दोनों फौरन वहाँ पहुँचे थे। तब सबूर के हाथ एक खत लगा था जो किंग के नाम था। किंग, मैं जानती हूँ सच जानने के बाद तुम मुझसे नफरत करोगे, मगर मैं अब थक गई हूँ सच्चाई को छुपा छुपा कर। तुम्हारी माँ के मरने के पीछे सिर्फ तुम्हारा बाप ही जिम्मेदार नहीं था, बल्कि मैं इस सब में बराबर की शरीक थी। मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी और हम दोनों ने मिलकर वो सब किया था, और हमारा काम आसान था भी, मगर मुझे उसकी असलियत मालूम हो गई। वो मेरा सौदा करने लगा था। मैं दूसरे बड़े आदमियों के साथ वक्त गुजारती और वो मुझे एक ढीला नहीं देता, और मैं उसकी मोहब्बत में हर चीज़ करने को तैयार थी। मैंने तुम्हारी माँ को रस्से से हटा दिया, और जब शम्स की बकवास बढ़ने लगी तो मैंने उसे भी हमेशा के लिए कोमा में भेज दिया, मगर मुझे शक था वो ज़रूर नाटक कर रहा है, इसलिए मैंने उसे ख़त्म कर दिया। मैं थक गई हूँ अपनी इस ज़िंदगी से, इसलिए हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा रही हूँ। ये ख़त उसके बाकी सवालों का जवाब था। हकीकत तल्ख थी, मगर वो सब्र कर गया था। अब इन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना था। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था जो उनके ज़ख्मों को मंदमिल कर गया था। सिदरा और सफ़ीर अपने घर में खुश थे। उनके 2 बच्चे थे। सफ़ीर का तबादला हो गया था और अब वो लाहौर शिफ्ट हो रहा था। वो कब से खिड़की में खड़ी माजी को सोच रही थी। उनका हंसता बसता घर सब ख़त्म हो गया था। अल्लाह ने इसे एक नया घर दिया था, और वजदान और उनके बच्चे जोया और सोहन उसकी कुल कायनात थे। वो अपनी सोचों में थी जब वजदान ने पीछे से उसे अपने हिसार में कैद किया था और उसके बाल साइड करते उसके कंधे पर अपने लब रखे थे। किन सोचों में गुम हो जान? आप कब आए? जब आप सोचों में उलझी हुई थी, उसकी कनपट्टी पर लब रखते वो बोला, तो रिहा होले से मुस्कुराते उसकी तरफ रुख कर गई थी। बहुत मिस किया मैंने आपको, पूरा दिन। स्वयं और जुहा तो सिदरा के पास ही रुक गए हैं आज। उसके गले में बाहें डालते वो मुंह बसोर कर बोली, तो मुस्कुराते उसने आहिस्ता से इन लबों को अपने लबों से छुआ था।
कोई नहीं, मैं आ गया हूँ ना, अब मेरी जान का मूड एकदम अच्छा हो जाएगा, शरारत से कहते उसने रिहा को बाहों में भरा तो उसने कई मुक्के उसके कंधे पर मारे थे, मगर वो उसे बेड पर डालता उस पर अबर बनकर छाया था। आज से एक नई शुरुआत हमारी। उसकी बंद आंखों पर लब रखते वो उसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में लेकर उसे सब दुनिया भुला गया था।